हेलो डियर्स। हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे। और आज की क्लास में हम पिछली जो हेलो डियर्स आप सब कैसे हो? आई होप सब आप सब ठीक होंगे। और हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें पिछले लेक्चर में हमने 2.1 एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से फिनिश कर लिया था। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसको अपन टैकल करेंगे। और पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको 2.1 एक्सरसाइज कराई थी एनसीईआरटी बुक की, वो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से कराई थी। और जो आज की जो वीडियो है, आज की जो वीडियो में यानी आज के जो लेक्चर है, आज की क्लासेस में अपन क्या डिस्कस करेंगे? सम एप्लीकेशन। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसको क्या है? सम एप्लीकेशंस। यानी इसमें अपन को ये डिस्कस करना होगा, क्या डिस्कस करेंगे इसमें? अपन नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे, यानी कि कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें होते हैं, यानी और एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। यानी कि जो अपनी लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल है ना, उसका उपयोग अपन यूज़ और कौन कौन से क्वेश्चनों में करते हैं, यानी कैसे कैसे प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ओके, समझ में आ गया? जरा देखते, जैसे मान लो आपको कितने प्रकार के प्रश्नों में इन जो प्रॉब्लम है ना, यानी कि इन जो इस पर प्रॉब्लम बेस्ड क्या लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल की जो बेस्ड प्रॉब्लम, यानी इस बेस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो किस किस टाइप के बन सकते हैं, वो सब अपन किस टॉपिक के अंडर पढ़ेंगे? सम एप्लीकेशंस के। ओके, ठीक है। ओके, जरा देखते हैं इसको। इसमें जो इस टॉपिक का नाम है सम एप्लीकेशंस। तो इसमें अपन क्या हर एग्जाम्पल के साथ नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन करते जाएंगे। मतलब एक एग्जाम्पल एक प्रकार से एक टाइप का क्वेश्चन ही होगा जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपको बताएगा। हर एग्जाम्पल आपको क्या बताएगा कि ये इस टाइप का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में अपन यानी आएगा और उसको अपन को टैकल करना होगा। क्या बताएगा? हर एग्जाम्पल आपको एक टाइप का क्वेश्चन बताएगा। एक टाइप प्रकार, हर एग्जाम्पल एक खुद में ही अपने आप में टाइप होगा। इस जो इसका एग्जाम्पल 5 और 6, 7, 8 होगा, तो वो क्या आपको खुद ही आपको एक प्रकार से नंबर ऑफ टाइप, यानी कि एक अपने में स्वयं में वो खुद एक टाइप का क्वेश्चन सर्टिफाई करेगा, या खुद अपना एक क्वेश्चन उसका उस प्रकार के क्वेश्चन बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले जो अपना एग्जाम्पल 5 से अपन स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अपन को आगे एक्सरसाइज की जो बुक है उसमें 2.2 में मिलेंगे। किस प्रकार के? एग्जाम्पल 5 के जैसे ही सेम मिलेंगे। यानी इस प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि एग्जाम्पल 5 मतलब क्या कहना चाहता है? इसका कहने का मतलब ये है कि जो सम एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग मतलब एग्जाम्पल 5 की तरह ही आपको सारे क्वेश्चन टैकल करने होंगे। ओके, हर एग्जाम्पल आपको ये बताएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन अपन इसमें टैकल करेंगे। ओके, चलो देखते हैं अपन। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 क्या करें? what should we added to twice the rational number माइनस का 7/3 to get 3/7। इसका मैं आपको हिंदी मतलब समझाता हूँ क्या कहना चाहता है क्वेश्चन का। ये वाला है, बताओ वह कौन सा नंबर होना चाहिए, वह कौन सा नंबर या वह कौन सा रैशनल नंबर होगा इसका ट्वाइस, यानी कि ऐसा कौन सा रैशनल नंबर अपन उस नंबर में ऐड कर दें। यानी कि ऐसा कौन सा रैशनल नंबर ऐड करें, ऐसा कौन सा रैशनल नंबर ऐड करना चाहिए हमें कि इसका ट्वाइस करने पर जो नंबर हो उसका अपन वो, जैसे मान लो जो नंबर अपन ले लें, सपोज करो मैंने 5 ले लिया, उसमें मैं इस नंबर का ट्वाइस करूँगा तो मेरे को कितना मिलना चाहिए? 3/7। ये कहने का मतलब क्या क्वेश्चन कि आपको उस नंबर को बताना है, यानी कि वो रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ऐसा एक रैशनल नंबर, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर होगा या ऐसा नंबर आपको फाइंड आउट करना है कि इस रैशनल नंबर का ट्वाइस करूँ मैं, ट्वाइस करने पर आपको 3/7 मिल जाए। क्या आप समझे? दोबारा समझो, देखो सुनो। क्या अब क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है अपन से? ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर आप ऐड कर दो, ऐसा कौन सा नंबर इस नंबर के साथ ऐड कर दो। किसके साथ? इसका ट्वाइस करने पर। इसका ट्वाइस करने के साथ आप कौन सा यानी ऐसा कौन सा नंबर है कि इसका ट्वाइस के साथ मैं उस नंबर को ऐड कर दूं, इसके ट्वाइस के साथ मैं उस नंबर को ऐड कर दूं तो मुझे वो नंबर 3/7 मिलना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर होगा? ज़रा वही देखते हैं अपने को। मतलब वो नंबर फाइंड करना है कि मैं उस नंबर को उसके साथ जोड़ दूँ तो मेरे को वो मिल जाएगा। ज़रा आपको देखो, इसके कहने का मतलब समझो इसके क्वेश्चन का। जैसे मान लो आपसे मैं ये एक चीज़ बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। ओके, जैसे मान लो ये क्या मान लो मैं कि ये है दूध। क्या है? समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है आपके पास दूध, ठीक है? दूध नहीं समझ आ रहा, ठीक है? यहाँ क्या है? यहाँ है अपने पास वाटर यानी पानी, और ये क्या है? चाय, ठीक है? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे
देखो पानी का दुगना, यानी पानी मुझे दुगना मिलाना पड़ेगा। बताओ कितना दूध मिला दूँ तब मेरी चाय बन जाएगी। यानी मैं यहाँ कितना दूध मिला दूँ, क्या उस इस पानी के साथ पानी और मानो जो ये पूरा इसमें वो मिला हुआ चाय पत्ती, मान लो पानी पानी का दोगुना ले लिया अपन ने। उसमें मैं और क्या जोड़ दूँ, यानी कितना दूध जोड़ दूँ, या कौन नंबर मतलब होता है दूध, मतलब अपन सपोज कर लिया यानी मैं इसमें यदि पानी का दोगुना कर दूं, क्या इसमें ये आपके पानी है, तो पानी का मैं जैसे मान लो पानी मेरा मान लो 1 किलो है, 1 केजी वाटर है मेरा, 1 केजी वाटर है इंटू, ठीक है, दोगुना मतलब 2 केजी वाटर मिलाना पड़ेगा इसका 2 टाइम्स। और इसमें मैं पूछ रहा हूँ ये मिल्क मुझे कितना मिलाना पड़ेगा, कितना मिल्क मिला दूँ, यदि कितने दूध में मैं कितना पानी मिला दूँ तो मुझे चाय कितनी मिल जाए, इतनी मिल जाए, मतलब कितनी भी चाय मिल जाए, वो आपने को बोल दिया। मतलब चाय मान लो, ये वाला नंबर मान लो, और ये वाला मतलब ये नंबर आपको दिया, ये रेशनल नंबर, कि उसका ट्वाइस करने पर यहाँ मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दूँ, ऐड कर दूँ या इनको और इसको सॉल्व करने पर आपको ऐसा कौन सा नंबर को ऐड करूँगा तब मेरे को 3/7 मिलेगा। आपको समझ में आ गया होगा, मतलब पूछ कह रहा है कि ये पूछ रहा है आपको कि ऐसा कौन सा नंबर मैं इसके ट्वाइस में ऐड कर दूँ तो मेरे को 3/7 मिल जाए। ओके जरा देखते हैं अपन वो नंबर कौन सा होगा जरा। अच्छा ये बताओ, आपको नंबर आप सपोज कर सकते हो क्या? भाई कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता, कुछ भी हो सकता है ना वो तो नंबर। अरे भाई यहाँ वो नंबर आपसे पूछ रहा है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, ये तो सपोज करना पड़ेगा ना, अपन को मान के चलना पड़ेगा। अब भाई जो चीज़ अपन को पता नहीं होती अपन उसको मान के चलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका ज़रा देखो। तो मैं करता हूँ लेट द नंबर is added, let the number added is x मान लिया मैं, ठीक है। मान लो जो नंबर होगा वो, जो नंबर मैं ऐड करूंगा वो x होगा। क्यों करूंगा, x क्यों माना? क्योंकि भाई मुझे पता ही नहीं है वो कौन सा नंबर है। तो भाई जो पता नहीं हो वो चीज़ को अपन क्या मानेंगे, हमेशा x मान लेंगे। भाई कोई मतलब मान लेंगे कुछ ही, एक्स बाय जेड आप कुछ ही मान सकते हो, मैंने एक्स माना है, एक्स बाय जेड आप कुछ ही मान सकते हो। भाई जो चीज़ अपन को पता नहीं है, यानी कि जो चीज़ अपन मान ली, जो नंबर आपको पता नहीं है उसे एक्स ही तो मानेंगे। क्या पता उसने कौन सा नंबर को ऐड किया होगा इसके ट्वाइस के साथ, तब अपन को ये नंबर मिला है। ऐसा कौन सा नंबर उसने ऐड किया होगा इस रैशनल नंबर के ट्वाइस के साथ, इस रैशनल नंबर के ट्वाइस के साथ, तब उसे 3/7 मिला होगा। तो अपन को तो ये चीज़ पता ही नहीं है ना, अननोन क्वांटिटी है ना ये अपन जानते ही नहीं है। तो भाई जो चीज़ जानते नहीं उसको मान लिया अपन ने। ये इसका जो क्या नहीं, ये मैंने कौन सा नंबर, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसने मान लो नंबर एक्स ऐड किया होगा, भाई एक्स किया होगा, तो भाई इस नंबर का ट्वाइस करो, क्या ट्वाइस। तो भाई देखो ट्वाइस द रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का ट्वाइस करो -7/3 का। तो भाई देखो ट्वाइस करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -7/3 कितना बन जाएगा -14/3। ये मिल गया अपन को नंबर, यानी इस नंबर का आप ट्वाइस करोगे तो ये तो मिल रहा है आपको, इस नंबर का आप ट्वाइस करोगे तो ये तो मिल रहा है। ओके आप ऐसे नहीं लिखना चाहते उसको सिंपल तरीके से और शॉर्ट कर सकते हैं, अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो एडेड नंबर, एडेड जो नंबर आप एडेड कर रहे हो, ओके एडेड नंबर प्लस ट्वाइस मतलब 2, ट्वाइस ऐसे लिख लो ट्वाइस
माइनस का 7/3 और आपको क्या मिल रहा है 3/7 मिल रहा है वो नंबर। यदि आप वो नंबर ऐड कर रहे हैं उस नंबर में और इस नंबर का ट्वाइस कर रहे हैं तो आपको 3/7 ही तो मिल रहा है। देखो अपने ऐड नंबर कौन सा माना है भाई पता नहीं है तो x मान लिया और ट्वाइस करेंगे मतलब 2 का मल्टीप्लाई और ये तो 3/7 है ही है। x प्लस ये हो जाएगा देखो 7 2 जो 14 माइनस का 40/6 3/7 x प्लस देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 14/3 आ जाएगा और 3/7 आ जाएगा। ओके अब देखो मैंने बताया था कि लड़का लड़का एक तरफ लड़की लड़की एक तरफ। आपने पिछली जो मेरी वीडियो होंगी उनमें देखा होगा तो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था कि लड़की लड़की एक तरफ लड़का लड़का एक तरफ। तो भाई लड़का मतलब क्या माना था मैंने इन नंबरों को जो नंबर होते हैं उनको मैं बॉयज़ मानता हूँ हमेशा। क्या मानता हूँ बॉयज़ और जो भी नंबर होते हैं उनको क्या मानता हूँ बॉयज़ और बॉयज़ बॉयज़ एक तरफ और गर्ल और ये जो भी वेरिएबल्स होते हैं अपने उनको मानता हूँ मैं गर्ल्स। तो मैंने ये तो बताया था गर्ल्स गर्ल्स एक तरफ बॉयज़ बॉयज़ एक तरफ। तो भाई ये गर्ल्स है और ये बॉयज़ है तो ये गर्ल्स बॉयज़ के साथ बैठा है भाई इसको अलग करो क्लास में। मतलब अपने क्लास में होता है ना तो एक टेबल पर अलग अलग एक साइड गर्ल्स अलग बैठती है एक साइड बॉयज़ अलग बैठती है तो वही तो करना है मुझे। मैंने मतलब क्या माना था मैंने आपको तरीका बताया था कि आप एक्स को गर्ल्स मानना और जो भी नंबर्स होते हैं अपने कांस्टेंट उनको आप वॉइस मानना। तो मैंने बताया था कि जो नंबर्स होते हैं वो एक तरफ होने चाहिए यानी एक तरफ साइड होने चाहिए यानी कि वॉइस एक तरफ। और मैंने बताया था भाई हो तो जाएगा पर वो केवल ये बोलेगा मेरे ग्रुप यानी ये कहेगा मुझे अपने ग्रुप में ले लो मुझे लड़कियों के साथ नहीं रहना। मतलब इनको ये तो बोलेंगे कि वेरिएबल वाले एक तरफ बिना वेरिएबल वाले एक तरफ। तो भाई ये उस तरफ जाएगा तो ये कहेगा वॉइस के मैं आपके ग्रुप में आ तो जाऊँगा यानी ये कहेगा आप तो आ तो जाओ मेरे ग्रुप में पर कैसे आओगे बदल कर। बदल मतलब चेंज मतलब मैंने आपको बताया था चेंज मतलब क्या होता है चेंज मतलब नेगेटिव होगा इधर नेगेटिव होगा तो उधर आएगा किसमें पॉजिटिव में किसमें पॉजिटिव में और पॉजिटिव होगा इधर तो मेरे पास आएगा कैसा नेगेटिव में। ओके ये तो बताया था मैंने। और मल्टीप्लाई में होगा उधर और लड़की के पास तो मेरे पास कैसा आएगा डिवाइड में। ठीक है मैंने ये तो बताया था। और डिवाइड में होगा तो किसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ये तो मैंने बताया था कि जो भी होगा लड़का वो भाई अपने ग्रुप में बुलाने के लिए क्या करेगा बोलेगा मुझे कुछ चेंज होकर आना पड़ेगा। तो ये x = 3/7। अब भाई ये इधर माइनस का उधर गया तो चेंज हो गया कैसा हो गया प्लस का हो गया कैसा हो गया प्लस का। अब देखो 7 और 3 का एलसीएम करेंगे 7 और 3 का एलसीएम करेंगे तो 3 बन जा 3 और 7 बन जा 7 कितना आएगा 21। तो 21 अपन ने एलसीएम ले लिया 7 का डिवाइड 21 में कराओ 7 3 21 और 3 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो 9। ओके प्लस 3 का डिवाइड 21 में कराओ 3 7 21 और 7 का मल्टीप्लाई 14 में कराओ 7 × 14। ठीक है 98। तो 98 आएगा। ओके तो x = 98 में 9 प्लस करेंगे तो 107/21 यानी वो कौन सा नंबर होगा जिसको अपन यानी इस नंबर को मैं इसके ट्वाइस में ऐड कर दूंगा तो मुझे 3/7 ही मिलेगा। यानी वो कौन सा नंबर हो गया 107/21 वो नंबर हो जाएगा इसका। यानी इस नंबर को मैं इस नंबर के ट्वाइस में ऐड कर दूंगा तो मुझे 3/7 मिलेगा। इस बात को मैं प्रूव भी करके दिखा सकता हूँ आपको। पहले बस इतना आंसर हो गया अपना ये फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ ले सकते हो द नंबर इज 107/21 इज द नंबर इज एडेड added to twice rational number माइनस का 7/3 गेट 3/7। यानी कि मैं इस नंबर को इसके ट्वाइस में प्लस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 3/7 मिलेगा। अब इस बात को प्रूव करके दिखा दूँ मेरा देखो कैसे। आप देखो मेरे पास कितना नंबर निकल के आया 107/21
21, इसमें मुझे प्लस करना है इसका ट्वाइस, ट्वाइस मतलब माइनस का 7/3, तो ये हो जाएगा 107/21। मैं बोल रहा हूँ इसका इस नंबर में इसका ट्वाइस प्लस करने पर मुझे इतना मिलना चाहिए। मैं देखता हूँ कि तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये हो जाएगा माइनस का 7 टू 14/3 माइनस का 14/3। तो एलसीएम आएगा इन दोनों का 21, 21 का 21 में 1 बार जाएगा, माइनस 7 का 3 का डिवाइड 21 में करेंगे 7 बार जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 14 में 798, माइनस करो 97 यानी 9/21, 9 1 जा यानी 3 3 या 9, 3 7 जा 14। देखो 3/7 मिल रहा है, देखो वो नंबर मिल रहा है कि नहीं 3/7। तो आपको पता चल रहा होगा ये बात सही होगी, यानी अपन कौन सा नंबर ऐड कर देंगे, ये वाला नंबर ऐड कर देंगे इसके ट्वाइस में, तो अपन को नंबर मिल जाएगा। ओके, अगला जो क्वेश्चन हो यानी या आपको मैं कह सकता हूँ कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे अपन को ऐसे ही टैकल करने पड़ेंगे। यानी एक टाइप क्वेश्चन होगा इस प्रकार का होगा कि आपको ट्वाइस बोलेगा इस नंबर का, उस नंबर में ट्वाइस करना पड़ेगा, यानी इसका सबसेट करना पड़ेगा। मतलब एक टाइप का पोर्शन हो गया कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 में, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2.2 में करने को मिलेंगे, तो आपको उनको सॉल्व करना पड़ेगा। ये एग्जांपल मतलब ये बता रहे हैं, यानी इस टॉपिक का नाम क्या है, सम एप्लीकेशन, मतलब कि आपको और भी कुछ इनके जो तथ्य हैं उनको भी सॉल्व करना पड़ेगा। इसके जो भी इस टाइप के क्वेश्चन जो लीनियर क्वेश्चन वन वेरिएबल पे किस किस टाइप से क्वेश्चन, यानी कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ और होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन कभी भी मिल जाए कि इस ट्वाइस का नंबर है, ये उसका एडिट करें तो कौन सा नंबर मिल जाएगा। मैं आपसे बोलूँ कि मान लो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है कि उसके ट्वाइस में 3 जोड़ दूँ, ट्वाइस में 3 जोड़ दूँ तो वो नंबर इतना हो जाएगा, ट्वाइस में 2 जोड़ दूँ कौन सा नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ऐसे मिलने को मिलेंगे, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से ये माइनस कर दो आपको ये नंबर मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के प्रकार के यानी इस टाइप के क्वेश्चन में मिलेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल 2, तो उस क्वेश्चन में भी एक प्रकार का क्वेश्चन ही होगा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसको मेरे ये क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में अच्छे से, और नोट डाउन करने के बाद आपको, क्योंकि प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाते रहेंगे तो इससे आपको क्वेश्चनों को ईजी अच्छे से, इससे क्या रहता है नोट्स बनाने से क्या होता है, ये सब एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि वो कोई भी चीज़ को अपन पढ़ते हैं हल्के नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अगला जो क्वेश्चन एग्जाम्पल है वो भी एक टाइप का प्रकार से, इस टाइप के क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे। जरा देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ 2 सही 3/4, 2 सही 3/4, 2 3/4 एंड 2 सही 3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। यानी कि अपन को एक ऐसा पैरामीटर रेक्टेंगल दिया है, क्या दिया है, एक ऐसा वो पूछ रहा है कि बताओ एक रेक्टेंगल का जो पैरामीटर दिया है 36 सेंटीमीटर दिया है, सॉरी 13 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि एक पैरामीटर का जो एक रेक्टेंगल का जो पैरामीटर दिया है आपको 13 सेंटीमीटर दिया है, और जो उसकी विड्थ मतलब होता है मोटाई या चौड़ाई बोलते हैं, चौड़ाई ऐसे विड्थ होती है और लेंथ होती है रेक्टेंगल में। तो ये बोर्ड होता है वो भी रेक्टेंगल प्रकार का होता है। तो इट्स विड्थ आपको विड्थ दी है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर, तो उसकी लेंथ बताओ कितनी होगी। यानी कि जो चीज़ अपन को, आपको मैंने बताया जो चीज़ पता ना हो उसी को मानते हैं अपन, जो चीज़ आपको पता ना हो वो चीज़ मानते हैं। ज़रा देखते हैं इसको सॉल्यूशन कैसा होगा। सबसे पहले देखो आपको एक चीज़ तो पता होगा रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल में ज़रा बना के बताऊँ आपको। देखो रेक्टेंगल ऐसा ही तो होता है, ऐसा, ओके ये रेक्टेंगल होता है। और रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होता है और विड्थ होता है। विड्थ मतलब ब्रीथ बोलते हैं इसको ही, ठीक है, विड्थ होता है और लेंथ, यानी इसको ब्रीथ बोलते हैं। ये वाली बराबर होती है लेंथ, ब्रीथ और लेंथ, दो चीज़ें होती हैं इसके पास रेक्टेंगल के पास। और आप जानते हो कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल,
क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। अच्छा ये पैरामीटर मतलब क्या होता है, देखो पैरामीटर को आपको समझने की कोशिश करना जरा। देखो पैरामीटर शब्द का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैं आपसे बोल दूं पैरामीटर का मतलब मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूँ क्या, बाउंड्री, बाउंड्री, क्या बाउंड्री, बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री। पैरामीटर का मतलब होता है बाउंड्री। देखो बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री को नापना, किसी का क्या नापना, बाउंड्री। जैसे आपका जो मकान होगा या जो प्लॉट होता है, अपना जो मकान होता है प्लॉट होता है, ठीक है। मान लो किसी बच्चे ने कह दिया सर मैं पूछ रहा हूँ, बताओ रोहन तुम्हारे मकान की लंबाई और चौड़ाई क्या है, कितना बड़ा मकान है। तो रोहन ने कहा सर मेरा जो मकान है उसकी जो चौड़ाई है वो 20 फुट मान लो, 20 सेंटीमीटर, कितनी मान लो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या बोला उसने, मैंने पूछा रोहन बताओ तुम्हारे जो मकान की चौड़ाई यानी मकान कितना लंबा है। तो उसने बोल दिया सर मकान बोल लो या प्लॉट बोल लो। उसने बोल दिया सर मेरा जो प्लॉट या मकान है उसकी जो ब्रीथ है, यानी ब्रीथ मतलब होती है ब्रेड्थ बोलते हैं, यानी ब्रीथ को ही क्या बोलते हैं, ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ बोला सर, उसने बोला ब्रेड्थ सर 20 सेंटीमीटर है, और जो लेंथ है वो कितनी है, लेंथ है सर अपनी मान लो सर 13 सेंटीमीटर, ठीक है सर। लेंथ हमारी 13 सेंटीमीटर और जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो मैंने बोला रोहन, अब रोहन पूछता है सर मुझे ये तो बताओ सर मेरा जो पैरामीटर कितना हो जाए। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री को नापना। क्या उसकी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर और एक रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड बराबर होती है, ये बराबर तो ये भी 30 और ये तो ये भी 30, ठीक है। अब बाउंड्री नापना है, क्या नापना, बाउंड्री। बाउंड्री मतलब जैसे आप देखो यहाँ खड़े हो, यहाँ मैं आपको व्यक्ति को खड़ा कर रहा हूँ, क्या खड़ा कर रहा हूँ, इस जगह पर कहाँ खड़ा कर रहा हूँ, यहाँ मान लो यहाँ ए खड़ा है, ठीक है। अब उसे अच्छा ऐसे समझ सकते हो, मान लो मैंने बोले किसान है, किसान क्या, फार्मर, क्या है, फार्मर, ठीक है, फार्मर। अब फार्मर का एक खेत होता है ऐसा मान लो, ठीक है। अब उसने बोला पप्पू फार्मर का लड़का है, उसका नाम है रोहन या सोहन मान लो। अब रोहन से बोल दिया रोहन तुम जाओ इसके जो चारों बगल क्या लगाना है आपको, तार फेंसिंग करना है, या तार फेंसिंग मान लो आपको ये देखना है कहीं से कोई गाय वगैरह तो इस खेत के अंदर एंटर तो नहीं कर रही। तो पप्पू क्या करेगा सबसे पहले, अब पप्पू बीच खेत में तो जाएगा नहीं, क्योंकि बीच खेत में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसने बोला है ना कि बाहर से देखो कि बाउंड्री को तो नहीं, बाउंड्री जो मेड़ बोलते हैं, मेड़ गाँव की भाषा मेड़, मेड़ जिस पर चलते हैं पगडंडी बोलते हैं, तो उससे बोला कि पगडंडी देखना है। तो देखो पहले रोहन यहाँ खड़ा है, तो भाई पहले इसको ये वाला रास्ता तय करना पड़ेगा, ये वाली जो लाइन होती है नहीं, जो वाली जो मेड़ बोलते हैं यहाँ पगडंडी, इसे चलना पड़ेगा। फिर ये वाली जो मेड़ बोलते हैं पगडंडी बोलते हैं उसे चलना पड़ेगा। फिर ये वाली चलना पड़ेगा, फिर ये वाली चल के तब वापस बोल देगा पिताजी कोई भी गाय खेत के अंदर एंटर नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो पहले उसे ये वाले 30 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा, फिर ये 20 और फिर ये 30 और फिर ये 20। पहले वो देखो ये वाले 30 चला होगा, फिर 20 चला होगा, पहले ये 30 चला होगा, फिर 20 चला होगा और फिर 30 और फिर 20, यानी पहले 13 सेंटीमीटर चला होगा, फिर 20 सेंटीमीटर, फिर 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तभी तो उसने नाप पाया होगा, तभी तो चक्कर लगा पाया होगा। मतलब आपको कोई पैरामीटर शब्द बोल दे तो आप क्या समझोगे हमेशा कि उसकी बाउंड्री को नापना, बाउंड्री को नापना। तो बाउंड्री को आप कैसे नापोगे, चल के ही तो नापोगे, सीधी सी बात है। तो चल को कैसे, देखो आपको जितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, यानी जितनी दूरी चलनी पड़ेगी, तो आप यानी बाउंड्री को नाप सकते हो किसी का। इसका तो जो आप बाउंड्री को अपन क्या बोलते हैं, पैरामीटर। तो बोलेगा सर 30 मैंने पहले चली 30 सेंटीमीटर चला, 30 और 20 कितने हो गए, 50, 50 हो तो 30 होगा 18, 80 और 20 100 हो गया। सर मेरा जो मैं चला था यानी मैंने जो बाउंड्री नापी वो कितना निकला मेरा 100। देखो पहले 30 चलना पड़ेगा, फिर 20, फिर 30, फिर 20। तो सर बोलेगा सर मैंने 100 सेंटीमीटर टोटल चल ली। तो मैं बोलूँगा बताओ जो रोहन इसकी जो बाउंड्री है वो कितनी हो गई। सर उसने बोला सर 100 सेंटीमीटर बाउंड्री हो गई। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, पैरामीटर। क्या बोलते हैं, पैरामीटर। तो उसका पैरामीटर कितना निकल के आया, 100 सेंटीमीटर। पैरामीटर का मतलब आप समझ गए कि क्या उस किसी भी प्लॉट या गार्डन हो या घर हो उसकी क्या नापना, बाउंड्री। तो बाउंड्री कैसे नापेंगे, देखो ये बराबर होती है तो होती है। तो ज़रा देखो ये समझ में आ गया आपको कि पैरामीटर का मतलब मीन्स क्या होता है, बाउंड्री को नापना। क्या, बाउंड्री को नापना। यानी आप जैसे मान लो आपने बचपन में देखो, मैंने तो देखो देखा है, मैंने भी खेला है, आपने खेला हो पता नहीं मुझे, पर मैंने बहुत खेला। क्या, जैसे वो घर बनते नहीं है ना, फाउंडेशन भरा मिलता है। फाउंडेशन मतलब नींव भरी रहती है, तो उसके ऊपर जो पट्टी डली रहती है उस पर बच्चे ऐसे खेलते रहते हैं, ऊपर ऊपर ऐसे चारों बगल खेलते रहते हैं। तो वही उसी को, तो जितना आप चलोगे चारों बगल वही उसके पैरामीटर हो गया। ठीक है, ओके। तो अब देखो
एक बात बताओ, जो ये फॉर्मूला बना कैसे, देखो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ बराबर होगी, ये ब्रीथ है तो ये भी बराबर होगी दूसरे के सामने, ओके, ब्रेड्थ बराबर होगी। तो देखो पैरामीटर मैंने बताया था कि पूरी बाउंड्री को नापना, पैरामीटर मैंने क्या बताया, पूरी बाउंड्री। देखो पहले जो पप्पू होगा वो यहाँ से लेकर लेंथ चलेगा तो एल बोल दी, एल, फिर लेंथ चलने के बाद ब्रीथ चलेगा तो मैंने ब्रीथ प्लस कर दी, फिर ब्रीथ के बाद वो लेंथ भी चला होगा तो लेंथ को प्लस कर दिया। अब लेंथ चलने के बाद ब्रीथ भी तो चला होगा तो मैंने ब्रीथ को भी चला दिया। अब देखो देखो लेंथ कितनी बार हो गई, 1 2 बार लेंथ हो गई, प्लस ब्रीथ कितनी बार हो गई, 2 बार ब्रीथ चल गया होगा तो 2 ब्रीथ हो गई। अब देखो 2 दोनों में कॉमन है तो मैंने 2 बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा, एल प्लस बी। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला बन गया। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। आपको समझ में आ गया? यानी किसी भी आपको कभी भी पैरामीटर पूछे तो आप क्या समझोगे, उसकी बाउंड्री को निकाल रहा हूँ। मैंने आपको फॉर्मूला बनाना भी सिखा दिया। ओके, समझ में आ गया आपको? ठीक है। अच्छा अब जरा देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है पैरामीटर का, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, ये होता है। ठीक है, अब देखो तो उसने क्या बोला, एक पैरामीटर है उसका रेक्टेंगल दिया 13 सेंटीमीटर, मतलब कि अब उसने जो पूरी बाउंड्री आपको नाप के बोल दी कि इतनी आपकी जो बाउंड्री है वो पहले से ही उसने नाप के आपको बोल दी कितनी है, 13 सेंटीमीटर। यानी कि जो आप चलोगे यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप टोटल आप चलने के बाद आपने जोड़ा था यहाँ कितनी हो रही थी, 100, तो वो 100 की जगह उसने पहले दे दिया आपको कितनी, 30, तो इसका पैरामीटर कितना दिया, 13 सेंटीमीटर। जरा लिखते हैं, देखो तो पैरामीटर कितना दिया आप उनको, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, एज 13 सेंटीमीटर अपन को पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है। फिर उसकी जो उसने विड्थ भी बोल दी, एक चीज़ दे दी, ये टोटल कितना दिया, 13 सेंटीमीटर। अब उसने क्या दी, उसको विड्थ मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो दे दी। विड्थ कितनी दे दी, 2 सही 3/4, कितनी दे दी, 2 सही 3/4। तो इसको आपको सॉल्व करना आता है, इसको कैसे लिखेंगे अपन, देखो 4 का मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं, इस नंबर का हमेशा इसमें मल्टीप्लाई करा दो और इसके साथ ऐड करा दो जो नंबर आए। तो देखो 4 2 8 और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11/4। तो कितनी आ गई विड्थ उसकी, तो विड्थ कितनी दी है अपन को, तो विड्थ कितनी दी है, 2 3/4, यानी 2 सही 3/4। तो कैसे लिखेंगे, 11/4 मल्टीप्लाई करके, तो कितनी आ गई, 11/4 सेंटीमीटर। अब लेंथ ये तो पता करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है, उसने बोला लेंथ को फाइंड आउट करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जरा तो लगाओ, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि जो चीज़ आपको हमेशा दिया करे उसी से आपको काम बनाना है। क्या, जो चीज़ अपन को दिया रहता है उसी से तो काम बनाते हैं। मान लो आपको शक्कर दे दी तो उसी से चाय बनेगी, जो दूध दे दी उसी से चाय बनेगी। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको कुछ भी मान लो हल्दी दे दी, बोल दो चाय बना दो, तो थोड़ी नहीं बनेगी थोड़ी ना आपको। यदि इसमें कोई एरिया दे देता तो बताओ आप लेंथ फाइंड कर लेते। आपको लेंथ भी नहीं बोलता, ब्रीथ भी नहीं बोलता और डायरेक्ट एरिया दे देता, आप फाइंड कर लेते, नहीं कर पाते ना। क्यों, वो जो चीज़ दी रहती है उसी से तो फाइंड कर पाते हैं। यानी जो चीज़ आपको दी रहती है हमेशा अपन को उसी से काम करना है। क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। देखो तो ये तो अपन को पहले से दिया हुआ है, पैरामीटर रेक्टेंगल दिया है 13 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो 2 फॉर्मूले का हो गया, लेंथ कितनी दी है, तो लेंथ, अच्छा लेंथ को मैं मान लेता हूँ, सॉरी यहाँ तो लिख लो ना, लेंथ जो चीज़ पता नहीं रहती अपन उसको कितना मान लें, लेट वी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एज x। आपने रेक्टेंगल की लेंथ कितनी मान ली, x मान ली। ओके, तो मैंने x मान ली, देखो लेंथ को x मान लिया। ब्रीथ अपन को पहले से बोला ये 11/4 दे दी अपन को। देखो ये वाला अब मल्टीप्लाई करा दो, देखो तो हो जाएगा 2x प्लस 11 मल्टीप्लाई 2/4। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 13 2x हो गया, प्लस देखो ये हो जाएगा 2 2 जो 4 काट दो तो 11/2 आ गया। मैंने बोला देखो लड़के लड़के एक तरफ, लड़की लड़की एक तरफ। तो देखो ये लड़का भी है, इसके साथ बाद में करेंगे। पहले देखो ये बॉयज़ एक तरफ, बोलेगा आएंगे तो ये बोलेगा मेरी तरफ आ जाओ, पर आओगे कैसे, बदल कर। कैसे, बदल कर, मतलब बदलना, मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो ये कैसा है, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा 2x बराबर
13 इधर है, पहले से देखो इक्वल में कैसे भी लिख सकते हो आप, पहले इसको इधर लिख दो या इसको इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बराबर होते हैं। तो 2x बराबर 13 लिख दिया, ये इधर आएगा इसके पास तो कैसे आएगा, बदल कर, तो प्लस का था तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव था तो कैसा हो गया, नेगेटिव। तो 2x इक्वल टू 13 माइनस का 11/2, देखो 1 मान लो, एलसीएम आएगा 2 और 2 से डिवाइड करेंगे 26, यानी 1 का डिवाइड 2 में करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीपल 30 में 26 माइनस का 11, क्योंकि 2 बन जाए 2, 1 बार जाएगा 2x, और 2x इक्वल टू 11 में से गए 15/2। अब देखो ये 2 कहाँ बैठा है, डिवाइड मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर आ जाएगा अपना 15/4, क्योंकि फिर इसको देख लो, अब इधर कर लेते हैं, ठीक है, कहाँ कर लेते हैं, मान लेते कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 26 माइनस 11/2, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 15/2 हो जाएगा। अब देखो ये 2 किस में बैठा है, मल्टीप्लाई में, तो ये बोलेगा भाई देखो लड़की को लड़के के साथ लड़की को अलग करना है, यानी लड़कियों को अलग बोलो लड़के से, तो बोलेगा ये उधर जाएगा बोलेगा बदल कर आना पड़ेगा, तो ये बदल कर आना पड़ेगा, तो बदल कर मतलब मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो x बराबर 2 मल्टीप्लाई 2, देखो आ गया डिवाइड में, तो 15/4, यानी कि x को अपन क्या माना था, लेंथ, तो लेंथ कितनी निकली है उसकी 15/4, तो अपन यहाँ ले सकते हैं लेंथ इक्वल टू 15/4, ये आंसर हो गया। यानी जो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी निकली है 15/4 सेंटीमीटर, कितनी निकली है 15/4 सेंटीमीटर। इसको आप लिखना चाहो तो अपन इसको कौन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, कैसे जरा देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, देखो आंसर ऐसे भी दिया रहता है उसमें बुक में, और ये भी सही है, तो कैसे लिखते हैं 15/4, तो 4 से डिवाइड दो, देखो 4 3 जा 12, 2 3 बच रहा है, तो देखो यहाँ लिखते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कितना है, क्या होता है क्वाड्रेंट रिमाइंडर बटे डिवीजन, तो देख क्वाड्रेंट कितना है 3, रिमाइंडर कितना है 3/4, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी कितनी हो जाएगी लेंथ, इसकी लेंथ ऐसे भी लिख सकते हो 3 सही 3/4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको जैसे लिखना हो वैसे आप लिख सकते हो, आपका गलत नहीं होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन अपन को देखने को मिलेंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 अपन ने टैकल कर लिया अच्छी तरीके से, आपको समझा दिया मैंने कि बाउंड्री आपसे पैरामीटर कभी भी पूछे, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, तो आप क्या निकालोगे उसकी बाउंड्री को, और जो चीज़ दी रहती है उससे ही अपन को फाइंड आउट करना होता है। ओके, और पहले अपन ने जो लेंथ है उसको मैं रेक्टेंगल की x मान लूँगा। ओके, क्योंकि जो चीज़ पता नहीं रहती, यानी जो फाइंड आउट करनी होती है, यानी कि जो चीज़ अपन को अननोन क्वांटिटी होती है उसको अपन क्या मानते हैं, x मानते हैं। आप बाय मान सकते हो, बाय किएगा कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से हो गया आई होप। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7 का, जो अपन उसको भी एक टाइप का प्रकार का क्वेश्चन है सम एप्लीकेशंस का, किस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखते हैं जरा। तो कोई एग्जाम्पल नंबर 7 भी ये क्या है, सम एप्लीकेशंस का एक टाइप का प्रकार का, मतलब एजेस वाले भी क्वेश्चन अपन को उसमें एजेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, वो भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के टाइप के आते हैं। किसके आते हैं, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल टाइप के क्वेश्चंस, यानी कि एजेस के जो एजेस प्रॉब्लम पर जो भी क्वेश्चन होते हैं वो इससे सॉल्व हो जाते हैं। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल टाइप के क्वेश्चन के अंडर ये सब आते हैं। जरा देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन कैसे टैकल करेंगे। बहुत ईजी तरीका होता है, बहुत सिंपल सा, आपको मैं समझा दूंगा इस प्रकार से कि आप आसानी से कर लोगे। देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर, यानी कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स, यानी कि जो उसकी मम्मी है ना, यानी कि साहिल्स मदर, मतलब साहिल्स की मम्मी, साहिल्स की माँ, यानी साहिल्स की माँ की उम्र 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स है किसकी, साहिल्स की उम्र से। आज की जो मान लो, आज की जो साहिल है ना, साहिल की मम्मी, वो उससे 3 गुना बड़ी है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ शुद्ध हम यानी कि सिंपल लैंग्वेज में, कि जो साहिल है ना, साहिल की मम्मी साहिल से 3 टाइम्स बड़ी है, यानी जो साहिल की एज होगी उससे वो 3 टाइम्स बड़ी होंगी, यानी साहिल की जो मदर है वो उससे 3 टाइम्स बड़ी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल में मान लो साहिल है, जो वो साहिल है वो कितना है, मान लो 5 ईयर का है, 5 ईयर का, तो भाई 3 टाइम्स बड़ी है मतलब, तो भाई साहिल्स मदर हो जाएंगी, वो कितने की हो जाएंगी, वो 3 टाइम्स है साहिल्स मदर। 3 टाइम्स का मतलब होता है कि 3 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 गुना ज़्यादा बड़ी है, 3 गुना मतलब टाइम्स, तो क्या करना है मल्टीप्लाई, 5 मतलब कितनी हो जाएंगी 15 ईयर की। ये तो सीधी सी बात है ना, कि उसकी मम्मी तो बड़ी होंगी ना साहिल से, क्यों मम्मी तो हमेशा बड़ी ही होनी है साहिल से, पूरी ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि लड़का बड़ा हो मम्मी छोटी हो।
पॉसिबल ही नहीं है। फिर तो दूसरा कांड हो जाएगा ये, तो दूसरी बात हो जाएगी ना कि मम्मी छोटी है और लड़का बड़ा है। कैसे पॉसिबल है कि लड़का से पहले, मतलब लड़का पैदा फिर हुआ किससे है ना, वो बात अलग बात है। पर आपको समझने वाली क्वेश्चन क्या है कि मान लो साहिल 5 ईयर का, तो मदर कितने की होगी, 15 ईयर की, क्योंकि उससे 3 टाइम्स बड़ी है ना। और मैं यदि ये बोलूँ आपसे, जैसे मान लो एक मैंने बोल दिया कि जैसे रोहन है, वो रोहन है कितना, 9 ईयर का, और मैंने बोला उसकी जो मदर है, मदर कितनी है, मदर रोहन्स मदर है, वो कितने की है, रोहन्स मदर उससे 5 टाइम्स बड़ी है। कितनी, 5 टाइम्स आप क्या समझोगे, मतलब 5 का मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स। आपको भी कभी भी टाइम्स वाले क्वेश्चन लिखा हो तो आपको मल्टीप्लाई कराना है उस में, मतलब रोहन टाइम्स मतलब 5 टाइम्स है किसकी, रोहन की एज से, ऑफ हिज ईयर्स, एजेस, उसकी एज से। तो अपन क्या करेंगे, तो भाई जो रोहन दिया है उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, रोहन की एज यानी 45 की हो जाएंगी वो, यानी कि जो मम्मी की एज वो कितनी होगी, 45 ईयर, तभी तो होगी 5 टाइम्स। तो आपको समझ में आ गया 5 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो रोहन की मम्मी है वो 3 टाइम्स है रोहन की एज से। और ये आप एक बात इस क्वेश्चन में आप देखो, थोड़ी एक साइंस बताऊँ आपको, एक ट्रिक बताऊँ कि हमेशा जो मम्मी होती है ना वो बच्चे से बड़ी तो होती है, ये बात तो आपको समझ में आना चाहिए ना। तो मम्मी की एज वो बड़ी ज़्यादा तो निकलेगी लड़के से, यानी कि जो मदर की एज है वो ज़्यादा ही तो होगी हमेशा बच्चों से। मदर की एज कैसी होगी, बड़ी होगी हमेशा, और चाइल्ड की एज कैसी होगी, छोटी होगी, ठीक है, छोटी होगी। तो ये बात समझने वाली बात है कि उसकी मम्मी वो 3 टाइम्स है किसकी। तो आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया कि आज की आयु मतलब प्रेजेंट, मतलब आज जो उसकी मम्मी है, आज जो रोहन की मम्मी है वो 3 गुना है, यानी कि 3 टाइम्स है किसकी, आज की उम्र की, मतलब जो आज रोहन की उम्र है उससे वो 3 टाइम्स ज़्यादा है आज। मतलब ऐसे मान सकते हो कि मान लो सपोज करो कि आज अपन अपने ऊपर ही करके देखते हैं। सबसे पहले मान लो मैं हूँ और मेरी माता जी हैं, माता जी मतलब मेरी मम्मी या मॉम, ठीक है। मान लो मैं 5 ईयर का हूँ, आज की बात चल रही है, आज की साल, मतलब अभी की जो प्रेजेंट एज पूछे मेरे से कोई कि बताओ आपकी जो मदर एज है वो क्या है, तो मैं बोलूँगा आज जो मेरी माता जी हैं वो मेरे से 5 टाइम्स बड़ी हैं, मेरे से 5 टाइम्स बड़ी हैं। तो मान लो मैं 5 ईयर का हूँ तो मेरी माता जी हो जाएंगे 25 ईयर की। सिंपल सा बात है, क्यों 5 टाइम्स मतलब 5 का मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है आपको, ये अपने ऊपर करके देख लिया करो कभी भी कि मतलब उसकी जो माता जी हैं वो 5 टाइम बड़ी हैं, या 3 टाइम्स बड़ी हैं, 6 टाइम बड़ी है मतलब 6 का मल्टीप्लाई, 8 टाइम्स मतलब बड़ी हैं तो मतलब 8 का मल्टीप्लाई, जितने टाइम्स बोले उसका मल्टीप्लाई, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो रोहन की, जो साहिल की जो एज है, साहिल की मम्मी की जो एज है वो उसकी प्रेजेंट एज से 3 टाइम्स बड़ी है, ठीक है, 3 टाइम्स बड़ी है उसकी मम्मी की एज, आज की जो एज है रोहन की, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस विल एड टू 60 ईयर, यानी फिर बोल रहा है कि जो आज की ईयर आप जो एज है आपने बता दी अच्छी से कि आज जो मम्मी है वो 3 ईयर टाइम्स बड़ी हैं रोहन से, उसकी साहिल की मम्मी साहिल से 3 टाइम्स बड़ी हैं। फिर बोल रहा है यदि मैं उनकी, और फिर बोल रहा हूँ आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद, मतलब आज जो रोहन है, मतलब रोहन 5 ईयर का है, उस जो साहिल कितने का, 5 ईयर का, तो साहिल मदर कितने की हो जाएगी, क्योंकि 3 टाइम्स है तो 15 ईयर की, ठीक है। फिर बोल रहा है कि आज से 15 ईयर बाद एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं आपकी एज कितनी है, मैं बोलूँगी तो सर बोलेगा सर हमारी एज अभी 13 ईयर, ठीक है, 13 ईयर। मैं बोलूँगा बताओ रोहन आज से 5 ईयर बाद तुम कितने को हो जाओगे, तो वो बोलेगा सर 5 ईयर मतलब 5 साल बढ़ गए, यानी 5 ईयर ऐड हो जाएंगे। तो देखो आज तुम 13 साल के, आज से 5 साल कितने को जाएगा, +5 यानी 18 ईयर के, सीधी सी बात है ना। आपको क्या पता चल रहा है कि आज आप 13 ईयर के हो तो आज से 5 साल बाद कितने हो जाओगे, आफ्टर 5 ईयर कितने हो जाओगे, 18 ईयर के, सीधी 18 ईयर की हो जाओगे एज। और मैं एक बात बताऊँ, आपके साथ आपकी मम्मी की एज भी तो बढ़ेगी, और आपकी मम्मी या आपको, तो दोनों की एज एक साथ बढ़ेगी। तो ये साहिल 5 है तो मदर कितने की है उसकी, 15 की है, तो भाई 5 ईयर इसमें ऐड किया तो उसमें तो अपने आप ऐड होना है, क्योंकि दोनों एजेस हमेशा एक साथ बढ़ती है। ये कितनी हो जाएगी, तो भाई आफ्टर 5 ईयर मतलब 5 इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, साहिल हो जाएगा आज से 5 साल बाद 10 ईयर का, और जो उसकी मदर है वो हो जाएगी 20 ईयर की, हो जाएगी कितने की, 20 ईयर की। समझ में आ गया। तो मतलब आपसे बोले कभी भी क्या बोले, आफ्टर बोले, क्या आफ्टर 10 ईयर, 10 मतलब आज आप 10 ईयर के हो, अगले 10 ईयर मतलब 10 व कितने को हो जाएगा, 20 ईयर के, ये तो है, आज एक कितने को 10 ईयर के हो,
आज से जैसे मान लो आप यहाँ मैंने लिख दिया पप्पू, क्या पप्पू, पप्पू आज, पप्पू प्रेजेंट एज कितनी है, मान लो पप्पू की जो प्रेजेंट एज है वो है 16 ईयर, कितनी 16 ईयर। आफ्टर 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 18 ईयर मतलब 18 ईयर के बाद वो कितने का हो जाएगा, तो 16 + 18 कितने का हो जाएगा, तो प्लस करो 14 1 34 का हो जाएगा, सीधी सी बात है 34 ईयर का। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके देख लो ना। आज मान लो मैं 10 ईयर का हूँ तो अगले 5 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, 15 का हो जाऊंगा, सीधी सिंपल सी बात है। और एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं है कि आपकी एज बढ़ रही है तो मम्मी की एज घट रही है, या मतलब आपकी एज बढ़ रही है तो आपके जो ब्रदर है या सिस्टर है उसकी एज कम हो रही है, नहीं। एज तो हमेशा एज मतलब टाइम ही तो होता है एक प्रकार से, तो टाइम तो सबके लिए इंक्रीज होता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, किसी के लिए। तो एज हमेशा दोनों की बराबर ही बढ़ती है, चाहे हम जिससे अपन कंपेयर करें, बोलो पिताजी की एज बढ़ रही है, फादर एज, तो वो इक्वल बढ़ेगी ना, चाहे वो आपकी हो या मम्मी की हो। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो उसने बोला कि आफ्टर 5 ईयर का मतलब समझ में आ गया आपको कि आफ्टर 5 ईयर उनकी जो एजेस है उनको मैं ऐड करूँगा तो कितनी हो जाएंगी, 66 मिल जाएगी मुझे। अब जरा एजेस फाइंड करो। देखो सबसे पहले जो चीज़ पता नहीं है, अच्छा इसमें पता क्या नहीं है आपको, बस ये तो नहीं पता कि उनकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, बस ये तो पता है कि जो साहिल्स की मम्मी है, मदर है, वो 3 टाइम्स है उससे, मतलब 3 गुना बड़ी है उससे, साहिल से 3 गुना बड़ी है। पर ये थोड़ी ना पता है आपको कितने की है, यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया कि 5 की है, 15 की है, तो आपको पता चल रहा था, लेकिन ये थोड़ी ना पता है, उसमें पता है क्वेश्चन में कि वो कितने ईयर की है। तो भाई जो चीज़ पता नहीं होती उसको मान लेते हैं, तो मैं मान लूँ, तो यहाँ मान लेता हूँ लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर, साहिल की मदर की जो एज है, साहिल मदर कितने की मान लेता हूँ, साहिल एज की मान लो मैंने x मान ली, नहीं सॉरी पहले मैं साहिल को ही मान लेता हूँ क्योंकि साहिल से ज़्यादा बड़ी है ना। प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, साहिल की प्रेजेंट एज को मैंने मान लिया x ईयर, सीधी सी बात है, क्योंकि साहिल की एज से जो 3 गुना टाइम ज़्यादा है ना, तो ये मैंने मान लिया एज x ईयर, कितनी x ईयर। जो साहिल होगा वो आज कितने साल का होगा, x ईयर को, क्योंकि वो पता थोड़ी ना है कि क्वेश्चन में साहिल इतने का उसकी मम्मी 3 टाइम हो जाएंगी। ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि साहिल मान लो 5 ईयर का है तो उसकी जो माता जी हैं वो 15 ईयर की हो जाएंगे 3 टाइम, पर यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी ना पता है। तो मैंने क्या किया, साहिल आज मान लो कितने का हुआ, x ईयर का, तो उसकी मम्मी कितनी होगी आज 3 टाइम्स, उसने बोला ना 3 टाइम्स बड़ी है, तो मम्मी तो हमेशा बड़ी होनी है, तो 3 का मल्टीप्लास हो जाएगा। तो एंड साहिल मदर प्रेजेंट एज, एंड साहिल मदर प्रेजेंट एज, साहिल की जो मम्मी की जो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, एज 3 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज, मतलब इसकी जो एज है उससे 3 टाइम्स। तो भाई देखना 3 × x कितना हो जाएगा 3x, उसकी जो एज है उससे 3 टाइम्स है, ठीक है, ये कितने का हो जाएगा 3x। ओके, तो जो मतलब यानी कि इसको जो साहिल की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी x ईयर, और जो प्रेजेंट एज है साहिल की हो जाएगी x ईयर, और जो साहिल मदर की जो प्रेजेंट हो जाएगी एज हो जाएगी वो 3x ईयर। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि प्रेजेंट एज जो उसने ये तो बोला, सीधी सी बात है, यहाँ पर कॉमन बात है कि वो छोटा होगा उसकी मम्मी बड़ी होगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, आपको पता चल रहा होगा ना कि कौन छोटा कौन बड़ा। तो भाई ये छोटा होगा ना, कौन, रोहन छोटा होगा, साहिल छोटा होगा, और जिसकी जो मम्मी है बड़ी होंगी। अपन ने इतना कर लिया। भाई उसने बोला आफ्टर 5 ईयर्स, और अब आफ्टर 5 ईयर चलते हैं, आफ्टर 5 ईयर मतलब अब ये बताओ आफ्टर 5 ईयर्स, अब ये तो है नहीं है कि 5 ईयर से रोहन में प्लस हो जाए, मतलब उम्र बढ़ेगी, दोनों की बराबर बढ़ेगी, मतलब रोहन की भी 5 ईयर ऐड होगा तो उसकी मम्मी का भी 5 ईयर ऐड होगा, सीधी सी बात है ना, दोनों का बराबर ऐड होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि रोहन बढ़ जाए और 5 साल ये मम्मी इसकी बढ़ेगी ना, मेरे को जाए, ऐसा थोड़ी ना होता, मम्मी की एज अपने आप बढ़ेगी। तो भाई देखो आफ्टर 5 ईयर तो रोहन से एज कितनी हो जाएगी, रोहन की एज कितनी हो जाएगी x + 5 हो जाएगी, क्योंकि जितना भी होगा मान लो x की वैल्यू मतलब प्रेजेंट एज 5 हो गई तो ये 10 का हो जाएगा 5 साल बाद, मान लो 20 का हुआ प्रेजेंट एज उसकी तो 25 का हो जाएगा, अपने आप 5 ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये समझ में आ गया। तो रोहन एज से कितनी हो जाएगी 5 ईयर बाद, एज इज x + 5, और मदर एज रोहन क्यों लिख रहा हूँ, साहिल है सॉरी, नाम, अरे नाम में क्या, नाम तो चेंज हो सकता है, नाम तो हमारा नाम पप्पू है बचपन का,
आज गट्टू हो गया। गट्टू पप्पू क्या कर रहा है भाई, देख लो। साहिल से एज कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। साहिल एज 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 एज, और जो साहिल से मदर एज हो जाएगी, साहिल मदर एज। मदर एज कितनी हो जाएगी, उसने बोला है 3x+5, क्योंकि इनके में भी 5 ईयर ऐड होंगे और इनके में भी 5 ईयर ऐड हो जाएंगे। आपको इसका एक चार्ट प्रकार से बना सकते हो। सिंपल तरीका है ना। मान लो आप वो 10 ईयर की और आपकी मम्मी है 35 ईयर की। आप मान लो 5 ईयर की और आपकी मम्मी है 35 ईयर की। तो भाई आपसे 10 बाद ईयर कितने हो जाएंगे, आप हो जाएंगे 15 के। 10 प्लस आपकी में भी होंगे तो मम्मी की भी एज बढ़ेगी 10। ऐसे थोड़ी ना मम्मी की नहीं बढ़े तो 45 भी हो जाएंगी। इस थोड़ी ना होता है कि मम्मी नहीं बढ़े हम बढ़े, हम नहीं बढ़े मम्मी बढ़े। ऐसे थोड़ी ना होता है, सबकी एज तो बराबर बढ़ती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, बराबर इक्वल। देखो साहिल की जो मम्मी की एज हो जाएगी x+5 टाइम x+5 3x+5, और साहिल की एज हो जाएगी x+। तो उसने बोला दोनों को ऐड करें, तो ऐड अप। फिर लिखते हैं देयर एजेस ऐड अप ऐड टू 66 ईयर मिल जाएगी। यदि अपन उनकी एजेस को ऐड करें तो कितना मिल जाएगा, 66 ईयर। देखो एजेस कौन सी है उसकी, देखो x+5 को ऐड करूँ मैं और 3x+5 को ऐड करूँ तो कितना मिल जाएगा, 36। आफ्टर 5 ईयर ही तो ऐड किया है मैंने, ये तो किया है। आज से 5 साल बाद ही तो ऐड किया है। देखो 5 साल की एजेस को इसने ये तो बोला था कि आफ्टर 5 ईयर, आज से 5 साल बाद आप उनकी एजेस को ऐड करोगे तो 66 मिलेगा। तो मैंने आज से 5 साल बाद की एजेस को ऐड कर दिया तो 66 मिल गया मुझे। ज़रा देखो x+5 3x+5 = 66। ओके, तो देखो x और x यानी कि लड़की लड़की एक तरफ आ जाएंगी, लड़की लड़की एक तरफ। देखो ये कितने हो जाएंगे, 4x लड़कियां हो जाएंगी, ये हो जाएगी 10 और ये हो जाएगा 66, यानी कि 3x + x 4x हो गया और ये 10 हो गया, ये 66। 4x 10 में से 66 में 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 50। 66 - 10 उधर पहुंच जाएगा लड़का, और ये हो जाएगा 56। आप डिवाइड दोगे, देखो ये बगल में बोलेगा मेरे को भी पहुंचा दो उसके नीचे। ये तो बोलता मैंने बताया नहीं आपको तरीका क्या, लड़की लड़की एक तरफ, बॉयज़ बॉयज़ एक तरफ, यानी गर्ल्स गर्ल्स एक तरफ, बॉयज़ बॉयज़ एक तरफ। तो आप क्या करोगे, देखो तो इसमें दिया है 4x। देखो ये लड़का बैठा है, यानी नंबर को मैं लड़का काउंट करता हूँ हमेशा। तो लड़के हैं वो कैसा है, वो बोलेगा मेरी तरफ आ जाओ, आओगे कैसे, बदल कर। तो मल्टीप्लाई में तो कैसे आओगे, डिवाइड में। 56/4, तो 4 से काट, 4 × 1 = 4, 4 से डिवाइड देना है। 4 1 इसको दे देंगे 16 हो जाएगा, तो 4 4 = 16। तो x मतलब कितना निकला, 14। यानी x तो x पर किसको माना है, प्रेजेंट एज को दे सकता हूँ। साहिल प्रेजेंट एज, साहिल की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, साहिल की जो प्रेजेंट एज है वो हो जाएगी कितनी ईयर हो जाएगी, 14 ईयर। एंड मदर प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, मदर प्रेजेंट, ऐसे लिखना, साहिल मदर प्रेजेंट एज सर, ये हो जाएगी कितनी होती है, 3 टाइम्स 3x थी, तो 3 × 14, 14 3 या 42, ठीक है 42 होते हैं, यानी 42 ईयर की हो जाएंगी उसकी माता जी। रोहन हो जाएगा, साहिल हो जाएगा 14 ईयर और साहिल की मदर हो जाएंगी 42 ईयर। सिंपल सा, कुछ नहीं करना आपको। एज वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको देखो ये क्वेश्चन अपन ने इजी तरीके से कर लिया और अच्छे से अपन ने टैकल कर लिया। देखो एज वाले क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा कुछ नहीं करना। देखो यदि वो आफ्टर बोले, क्या बोले आफ्टर, तो आपको एजेस बढ़ाना है। क्या बोले, आफ्टर बोले तो एजेस को बढ़ाना है। और एक बात बताओ, आफ्टर बोल रहा है आपसे, आफ्टर बोल रहा है तो आपको एजेस को क्या करना है, बढ़ाना है। ओके, और एजेस मतलब जैसे मान लो रोहन, मान लो पप्पू है, पप्पू आज 5 ईयर, उसके फादर हैं वो से 3 टाइम्स बड़े हैं, यानी 15 ईयर के होंगे। 3 टाइम्स कितने हैं, 3 टाइम्स बड़े हैं। 3 टाइम्स मतलब 3 का मल्टीप्लाई होगा इसकी एज में, पिताजी की एज आ जाएगी। तो ये 5 टाइम्स बड़े, 3 टाइम्स बड़े हैं तो 15 होगा, ठीक है। अब मान लो आपने बोला आफ्टर, कितना बोला, ये प्रेजेंट की बात चल रही है, प्रेजेंट एज, ठीक है। अब उसने बोला आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 6 ईयर, तो 6 मतलब पप्पू की भी एज बढ़ेगी तो कितने का हो जाएगा, 11 ईयर का हो जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि पप्पू की बढ़े उसके पिताजी की नहीं बढ़े, तो पिताजी भी की 6 ईयर बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 21 के। समझ में आ गया।
आफ्टर का मतलब ये प्रेजेंट एज होती है, वो अब बोलेगा ही आपसे कितने का इतने टाइम्स बढ़ी हैं, उसके बोलेगा 5 ईयर टाइम्स 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर बाद इतने के हो जाते हैं, तो पता चल जाएगा आपको। 7 में ऐड दोनों में ऐड करना है आपको, क्योंकि एजेस ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपकी एज बढ़े और आपके पिताजी की नहीं बढ़े। सोच के देखो ना, तो मान लो आप हो, जैसे आप कैलकुलेट करके देखो, थोड़ा दिमाग प्रेशर डालना, सोचो, इमेजिन करो। मान लो मैं हूँ, आज मैं कितने साल का हूँ, 14 ईयर का। जैसे आप सोचो, मतलब आपको कितने के, 14 ईयर के। आज से आप 6 ईयर बाद कितने को जाओगे, तो 6 करोगे मतलब कितना हो जाएगा, 20 ईयर की। ये सीधी सी बात है। 14 में 6 ईयर ऐड ही तो होंगे, आप बढ़ोगे ही ना, कम तो होगा नहीं कि मतलब हम बड़े होंगे तो छोटे थोड़ी ना होंगे, बड़े होंगे। और आप बढ़ोगे तो आपके घर वालों की एज भी साथ में बढ़ेगी ना, आपके दादाजी की, दादी जी की, मम्मी मान जो अपनी माता जी हैं, फादर हैं, मदर्स हैं, उन सबकी एज क्या, एक सिस्टर ब्रदर सभी की एज क्या एक साथ बढ़ेगी। समझ में आ रहा है। तो आफ्टर का मतलब समझ में आ गया। अब बिफोर का मतलब समझ लो, देखो बिफोर लिखा हो, क्या बिफोर, तो प्रेजेंट तक तो यहाँ आपको बिफोर हो, बोलते बोले बिफोर 10 ईयर 10 ईयर। तो देखो बिफोर 10 ईयर का मतलब क्या होगा कि 10 ईयर्स का मतलब क्या होगा आप। अच्छा एक बार इसको भी सोच के देख लो, मान लो आपकी माता जी हैं आज 35 ईयर की, कितने की हैं, 35 ईयर की, कितने की हैं, 35 ईयर की, 35 की हैं। तो आप आज से 10 ईयर पहले कितने की होंगी, यानी बिफोर 10 ईयर, बिफोर 10 ईयर वो कितने की होंगी, 35 में से 10 माइनस करेंगे कितने बचेंगे, 25 की होंगी। सिंपल सी बात है, कितने की होंगी, 25 ईयर की होंगी। ओके, तो यदि बिफोर बोले तो आपको माइनस करना है, आफ्टर बोले तो प्लस करना है। ओके, यानी ये सब आपने देख लिया अच्छी तरीके से। अच्छा ओके, ये क्वेश्चन अपन ने टैकल कर लिया अच्छी तरीके से, यानी एग्जाम्पल नंबर अपन ने 7 था अच्छी तरीके से फिनिश कर लिया। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो, आपको नोट करना हो। ओके, अब जो अगला क्वेश्चन है अपना एग्जाम्पल नंबर 8 है, उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी है और सिंपल तरीके से। अगला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ज़रा देखते हैं। मतलब एग्जाम्पल का मतलब क्या है, अगले टाइप के जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में वो किस प्रकार से बन सकते हैं, ज़रा देखते हैं। यानी कॉइन्स वाले, आपके पास कितने सिक्के हैं, कितने वाले, यानी कॉइन्स की भी आप इसके जो नंबर ऑफ कॉइन्स है इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ज़रा देखते हैं। Vansi has 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupee coins। यानी कि जो वांसी है ना, वांसी के पास 3 टाइम्स है, मतलब जो कि 2 रुपीज़ कॉइन है ना, जो 2 रुपीज़ कॉइन, यानी जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्के से कितने ज़्यादा हैं, 3 टाइम्स। मतलब वही वाली एज वाली बात आ गई, जैसे अपने पिछले जो वीडियो था उसमें एज वाल, पिछला जो क्वेश्चन किया था एग्जांपल 7, उसमें भी मैंने बोला था कि इसकी एज 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ऐसे सेम इसमें हो गया कि जो 2 रुपीज़ कॉइन्स हैं वो 3 टाइम्स से ज़्यादा हैं, 3 टाइम्स हैं किसके, 5 रुपी कॉइन्स से। जो 5 रुपए के सिक्के से 3 रुपए के सिक्के ज़्यादा हैं, यानी 3 टाइम्स ज़्यादा हैं। मान लो जैसे 5 रुपीज़ कॉइन्स होंगे अपने, 5 जो 5 रुपए के सिक्के होंगे वो मान लो होंगे 5, तो 2 रुपये के कितने होंगे, 2, यानी 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ कॉइन्स के हैं 5 सिक्के, तो 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने को जाएंगे, तो बोल रहा है कि कितने टाइम ज़्यादा है, 3 टाइम्स। तो 3 का मल्टीप्लाई ये तो हो रहा है कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, उसने बोला है कि 2 रुपी कॉइन, 2 रुपीज़ जो कॉइन्स हैं, यानी कि जो 2 रुपीज़ कॉइन्स है ना वो कितने ज़्यादा हैं, वो 2 रुपीज़ कॉइन 3 टाइम्स है किसके, 5 रुपीज़ कॉइन्स के। तो 5 रुपीज़ कॉइन्स, 5 रुपीज़ कॉइन्स, मान लो 5 रुपीज़ कॉइन्स अपने पास 5 हुए, कितने 5, तो भाई ये 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 3 टाइम्स ज़्यादा, तो 5 3 है 15, ये होंगे 15। यानी उसके पास 5-5 रुपए के सिक्के 5 हैं, तो 2-2 रुपए के सिक्के कितने होंगे, 15 ही तो होंगे, क्योंकि 3 गुना ज़्यादा रहेंगे ना उसके पास, उसने बोला। आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे मान लो आपके दोस्त के पास जो पैसे हैं उससे जो आपके पास दोस्त के पास जितने पैसे हैं उससे 3 गुना ज़्यादा पैसे आपके जेब में पड़े रहते हैं। बोले सर हम तो बचपन से अमीर हैं, बस घमंड नहीं किया कभी। हाँ, अमीर तो हो पर घमंड नहीं किया सर होशियार तो हैं सर, अब ऐसा घमंड नहीं किया सर, देखो एक भी नंबर नहीं ला दिया मैं एग्ज़ाम में। अरे भाई ऐसा मत किया करो, इस बात का घमंड कर लिया करो कि आप इंटेलिजेंट हो तो एग्ज़ाम में नंबर आने भी चाहिए, चलो पता नहीं चलेगा ना आप इंटेलिजेंट हो या नहीं हो। तो मैंने बोला कि मेरे पास जो पैसे हैं, यानी आपने बोला सर मेरे पास जो पैसे हैं ना मेरे दोस्त से 5 गुने ज़्यादा हैं, कितने, मेरे दोस्त के पास जो पैसे हैं, मेरे पास जो पैसे हैं मेरे दोस्त से 5 गुने ज़्यादा हैं। तो मान लो दोस्त के पास 25 होंगे तो आपके पास कितने होंगे,
125, क्यों 5 का मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो ऐसे इसमें ये बोला है कि जो 2 रुपये के कॉइन्स हैं वो 3 टाइम्स ज़्यादा हैं, कितने 3 टाइम्स ज़्यादा हैं, कितने 3 टाइम्स ज़्यादा हैं, ठीक है। जितने टाइम्स बोले उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो मान लो 2 रुपये के कॉइन है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है कितने के 5 रुपये कॉइन से, ठीक है। और टोटल जो उसके पास पैसे हो गए इकट्ठे कितने हो गए 77, टोटल जो पैसे हैं वो 77। जैसे आप सही समझ सकते हो, जैसे मान लो मेरे पास ये गुल्लक है, क्या है ये पिग्गी बैंक बोलते हैं गुल्लक, ठीक है। गुल्लक, अरे सर आप गुल्लक ही बनाना नहीं जानते, अरे जरा देखो भाई बचपन से टैलेंट है। ये सिक्के डालने का, ठीक है, ये गुल्लक है, ओके सर मस्त बनाइए सर, कहाँ सीखी सर, अरे बचपन से सीखते हैं बस, ठीक गुल्लक। अब गुल्लक है, अब इसमें देखो मेरे पास टोटल 77 रुपये, कितने 77 रुपये है, ठीक है। अब भाई इसमें मैं सिक्के डालता हूँ, क्या 77 सिक्के भरे हैं सो रुपये भरे हैं मेरे पास, कितने 77 रुपीज़ हैं। अब ये बोलना है, मेरी मम्मी ने बोला बताओ गिन के बताओ तुमने कितने सिक्के डाले हैं। मैंने बोला कि जो जितने मेरे सिक्के हैं 2 रुपये के सिक्के हैं, यानी 2 रुपीज़ जो कॉइन्स हैं वो 5 रुपये कॉइन से 3 टाइम्स हैं, कितने 3 टाइम्स। मान लो 5 रुपीज़ कॉइन्स होंगे, 5 रुपीज़ कॉइन्स, मैंने बोला 6 होंगे, तो ये कितने होंगे 6 3 18, 3 टाइम्स ज़्यादा होंगे इससे, समझ में आ गया। तो ये अब ये पूछ रहा है बताओ ऐसे कितने सिक्के भरे होंगे इसमें, 77 में कितने रुपए कितने सिक्के हो जाएंगे, 5 के और 2 रुपए के कितने सिक्के इकट्ठे हो जाएंगे, ये पता करना है अपन को, ठीक है, यानी कितने सिक्के इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो आप उसमें पता क्या नहीं है अपन को, ये तो नहीं पता कि 2 रुपए के सिक्के कितने हैं और 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, यानी अपन को ये तो नहीं पता कि 2 रुपए के सिक्के कितने हैं 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, यानी कितने सिक्के 2 रुपए के हैं कितने सिक्के 5 रुपए के। इस चीज़ को अपन फाइंड आउट कैसे करेंगे, जो चीज़ मैंने बताया पता नहीं रहती उसको अपन मान लेते हैं, बोलते नहीं है माना सर हमारी जो वाइफ होगी वो हमें पता नहीं सर हम मान लेते हैं सर, किसी बगल सर स्कूल में ही हम बोलते नहीं हैं सर हमें तो पता नहीं सर हमारी वाइफ कौन होगी सर हम मान लेते हैं कि हमारी बहुत सारी वाइफ हैं, ऐसा मत माना करो नहीं तो कोई कुछ भी कर बैठे होगे, बोलो सर हमारे पास सर एक भी जीएफ नहीं है, तो मान लो ना 50-60 तुम्हारा जा क्या रहा है, मानने में क्या जा रहा है, पर है तो नहीं है ना, दूर रहना अच्छी बात है, इन चीज़ों में कुछ नहीं देखा, ठीक है। तो ऐसे ही तो भाई जो चीज़ पता नहीं है वो मान लेते, अपन को पता क्या नहीं है, तो भाई पता नहीं है अपन को क्या, यही तो नहीं पता कि 2 रुपये कॉइन्स कितने हैं 5 रुपीज़ कॉइन्स है, जो पता नहीं है भाई मान लो। तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, तो लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन एज एक्स, यानी कि जो 5 रुपीज़ कॉइन होंगे वो एक्स होंगे, ठीक है, एक्स ही मान लेता हूँ। फिर जो 2 रुपीज़ कॉइन है वो उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो एंड नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन एज कितने हो जाएंगे, एज 3x, क्योंकि 3 टाइम्स है ना, 3 मल्टीप्लाई इससे 3 टाइम्स है तो इससे 3 टाइम्स ज़्यादा हो गया, ओके 3 टाइम्स, ऐसे भी समझ सकते हो ना कि 3 टाइम्स है किसके, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, मतलब नंबर ऑफ 5 रुपीज़ से 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कितने माने अपने एक्स का हो गया 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हो गया, समझ में आ गया। ऐसे भी कर लिया करो आप, कभी भी दिक्कत हो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स से 3 टाइम्स ज़्यादा है तो 3 टाइम्स ज़्यादा कर दिया, ये अपन को एक्स दिया है अपन ऊपर एक्स माना है तो ये 3 हो गया, समझ में आ गया। तो ये कैसे कर सकते हैं आप, ऐसे कर सकते, कितने हो जाएगा ये 3x मान लिया, अपना नंबर ऑफ सिंपल सा मान सकते इतना, मैंने सब समझाने के लिए कर रहा था। ये कितने हो जाएगा अपना 3 × x बराबर 3x, यानी कि अपने जो 5 रुपये के सिक्के हैं वो x होंगे और जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 3x होंगे, 3 ज़्यादा है ना, 3 गुना है ना ज़्यादा, तो ये तो बोला है कि 5 रुपये के सिक्के से 2 रुपये के सिक्के 3 गुना ज़्यादा होंगे हमेशा, ठीक है, ये मान लिया। फिर उसने बोला है कि अब ये तो पता चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें तो अपन को ये पता चल रहा है कि नंबर्स ऑफ, तो यहाँ 2 रुपये के कॉइन कितने हो जाएंगे ज़रा देखते हैं, तो 2 रुपी कॉइन्स, तो 2 रुपये कॉइन्स मतलब 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी कॉइन्स माने अपन ने, तो हो जाएगा 2x,
सॉरी 5 रुपीज़, 2 का मतलब 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 रुपये कॉइन क्या पानी था अपन ने 3x, उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 6x। समझ में आ गया। ये 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि हमेशा एक बार बताओ यहाँ इसका मतलब क्या हो रहा है 6 है ना, तो मान लो 6 है, 6 क्या 6, इसका मतलब क्या तो चल रहा है ये तो ये 2 का मतलब क्या है यहाँ, जैसे ये तो पता चल रहा है ना कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x समझ लो, तो मान लो x मतलब एक सिक्का हुआ है ना, एक सिक्का हुआ तो कितने रुपए हो जाएंगे अपने पास, ये कितने हो जाएंगे 6। मान लो कि 2 रुपये का एक सिक्का हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 6 तो हो जाएंगे, तो 6 और यहाँ अपन जो x की वैल्यू रखेंगे ऊपर तो ये कितने हो जाएंगे 5 रुपये कौन सा 5x, क्यों 5 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 1। 5 रुपये के x मतलब ये तो बता रहे हैं नंबर ऑफ कॉइन्स, क्या बता रहे हैं नंबर ऑफ कॉइन्स, 5 रुपये के 1 हो जाएंगे और ये 6 रुपये के यानी कि 2 रुपये के 6 हो जाए 2 रुपये के कितने हो जाएंगे 6, ठीक है, यानी 2 रुपये के तो अपन कितने हो जाएंगे क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई। आपको हमेशा जो कॉइन्स वाले हो ना बोले 10 रुपये का कॉइन है तो 10 रुपये का मतलब पहले 10 का मल्टीप्लाई करो, उसमें 2 रुपये का बोला है तो 2 रुपये का कॉइन मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तक हो जाएगा। अब देखो 5 रुपीज़ का भी तो बोला है 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन्स, तो 5 रुपीज़ को कौन को x माना तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा क्योंकि 5 रुपीज़ कॉइन है तो 5 का साथ में चलेगा ना 5, तो ये हो जाएगा 5x, यानी कि 5 रुपीज़ कॉइन को अपन ने मान लिया 5x और 2 रुपी कॉइन्स को मान लिया 6x। समझने वाली बात ये है मेन पॉइंट, कि आपको कभी भी बोले ना कि मान लो 10 रुपीज़ कि कॉइन कितने अपने पास, मान लो 10 रुपीज़ को मान लिया x और मान लो तो ये टोटल कितने कैसे लिखोगे आप उसको, ऐसे लिखोगे 10x, 10 रुपीज़ मतलब 10 का मल्टीप्लाई करना है उसके साथ, ठीक है ना। आपसे बोल दिया 20 रुपीज़ का नोट है, नोट्स तो 20 रुपये मतलब नोट्स 20 को आप तो कॉइन मान लो, ऐसे यहाँ मान लो 30 रुपीज़ कॉइन्स, 30 रुपीज़ कॉइन्स, तो आप क्या करोगे 30 मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कॉइन्स मतलब x माना है अपना 30x हो जाएगा। ओके, वो ज़्यादा कम वाला एक बात अलग है कि ये इससे 3 टाइम्स बड़ा है छोटा, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने क्या किया सबसे पहले नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स को x माना था, ओके, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स को x माना था और 2 रुपी कॉइन्स के कितने सिक्के थे मैंने बोल दिया 3x थे। अब जब 2 रुपीज़ का कॉइन है तो 2 का मल्टीप्लाई होगा और 5 रुपी कॉइन्स है तो 5 का मल्टीप्लाई होगा। ऐसे हमेशा करने के बाद अपन को यदि 10 रुपये का सिक्का होता 10 का मल्टीप्लाई होता 5 की जगह, 13 का होता तो 30 रुपये का मल्टीप्लाई होता, ठीक है। ये आ गए अपने कॉइन्स। अब जरा देखो उसने बोला उन दोनों को यदि आप ऐड करो यानी सम करने पर कितना 77 मिल रहा है, तो भाई यहाँ लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं अपन। जरा देखो तो कितना है उन दोनों को ऐड करने पर, तो नहीं 5 रुपये और 2 रुपये को ऐड करना है, तो 6 + 5x = 77, तो कितना हो जाएगा 11x = 77, क्योंकि लड़की प्लस हो गई। अभी लड़का अलग बैठा है भाई, साथ में तो बैठा है बिना नंबर वाले को हटाओ, बोले चुप हटो, हट गए, तो क्या हो गया 77 दिया है। अभी 11 अब मैंने बोला भाई इसके बोलेगा मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, आ तो जाओ पर कैसे आओ बदल कर, कैसे बदल कर, तो ये 11 है तो इधर जाएगा बदल कर मतलब मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 11 7 जा 77, तो x की वैल्यू निकली 7। x मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे, कहाँ यहाँ अपन को पता चल जाए कितने कॉइन होंगे, ठीक है, रखूँ जरा, तो 2 रुपीज़ कॉइन, तो यहाँ लिखना 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने हो जाएंगे अपने, 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने हो जाएंगे 6 × 7 तो 42 हो जाएंगे 2 रुपीज़ के, और 5 रुपीज़ कॉइन्स कितने हो जाएंगे अपने, देखो यहाँ रखो, हाँ यहाँ से 5 × x लिखा है तो कितना हो जाएगा 5 × 7 रखेंगे 35। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो आप कितने हो जाओगे, कितने रुपए हो जाएंगे 77 रुपये, ठीक है, यानी कि 2 रुपये के कॉइन होंगे, जो 2 रुपये के कॉइन कितने होंगे 7 और 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हो जाएंगे, ठीक है, इतने हो जाएंगे। ओके, समझ में आ गया। तो ये पता चल गया कि जो 2 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे और 3 रुपये के सिक्के यहाँ हो जाएंगे। यहाँ आप रखोगे तो देखो, और नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना चाहते हो, नंबर ऑफ मतलब उसने पूरी सचमुच में कितने रुपये होंगे, नंबर ऑफ कॉइन पूछता है तो अपने यहाँ x मतलब कितने निकलते 7 और 3 21, ठीक है, यानी 21 होते उसके 2 रुपये के सिक्के और 21 सिक्के डाले होंगे उसमें 2 रुपये के, और इस x की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो 21
7 डाले होंगे, एक 2-2 रुपये, 5-5 रुपये के, सॉरी 7 कॉइन डाले होंगे 5-5 रुपये के, और 2-2 रुपये के डाले होंगे 21 कॉइन्स। ओके, एग्जाम्पल नंबर 8 अपना जो फिनिश हो गया है। कुछ पता भी नहीं चलता। देखो x की वैल्यू निकली अपनी 7, x की वैल्यू निकली 7। अब इस x की वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे तो अपन को पता चल जाएगा कितना, कि नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन के कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कितने हो जाएंगे। यहाँ ले सकते हैं नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन्स कितने को जाएंगे, ज़रा देखो कितने को निकलेंगे। 7 मतलब x निकला है, x मतलब 7 निकला है, तो ये तो निकला है x मतलब 7 निकला है। तो नंबर ऑफ यानी 5 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे, 7 सिक्के डले होंगे उसमें। और नंबर ऑफ 2 रुपी इन एनो, मतलब एनो का मतलब होता है नंबर, ठीक है, नहीं बोलो सर नो, तो का मतलब नहीं नंबर, रुपी कॉइन्स ये तो 3 टाइम्स थे, तो ये हो जाएगा 3 × 7, ये हो जाएगा 21, कितने हो जाएगा 21। तो आपको पता चल रहा है कि 2 रुपये के सिक्के उसमें कितने होंगे, 2 रुपये के सिक्के होंगे उसमें 21 और 5 रुपये के सिक्के होंगे 7। क्यों, उसने ये तो बोला है कि 2 रुपये के सिक्के ज़्यादा होंगे और 5 रुपये कम होंगे। ये तो सिंपल सी बात है ना, कि 2 रुपये के सिक्के ज़्यादा हो जाएंगे, कम होंगे, और 2 रुपये के सिक्के ज़्यादा होंगे। तो एग्जाम्पल नंबर अपना 8 फिनिश कर लिया। अब इसके बाद जो अपना जो अगला है एग्जाम्पल नंबर 9, उसको जरा देखते हैं। इस मतलब एक प्रकार के जो कॉइन्स वाले क्वेश्चन है वो ऐसे ही होंगे सारे, मतलब आपको हमेशा ये तो कर ही लेना है। और जितने भी 10 कॉइन्स, 10 रुपये का कॉइन बोला, 10 का मल्टीप्लाई इसमें ये तो करना है कि 3 टाइम्स है 2 टाइम्स है, वो तो कर ही लोगे आप, ये 3 टाइम्स है 2 टाइम्स है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यदि कॉइन वाले क्वेश्चन हो, कॉइन वाले में जैसे 2 रुपीज़ कॉइन्स बोला है तो 2 का मल्टीप्लाई उसके साथ जितना भी बोला है, और यदि 5 रुपये कॉइन बोला है तो 5 का मल्टीप्लाई। ओके, एग्जाम्पल नंबर क्या दिया है 10। अगला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर क्या दिया, द सम ऑफ 3 कंस्टिट्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, यानी कि द सम ऑफ 3 कंस्टिट्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 366। मतलब इसने ये बोला है कि सम मतलब होता है जोड़ना, आपको वो सम करना है 3 कंस्टिट्यूटिव। कंस्टिट्यूटिव का मतलब होता है लगातार, 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 ठीक है, मतलब सीरीज से, कैसे लगातार या सीरीज, एक साथ लाइन से बोलो, ठीक है। यदि आपको 3 कंस्टिट्यूटिव मतलब होता है क्या, कंस्टिट्यूटिव का मतलब होता है लाइन से, आपको 3 नंबर जो मल्टीपल ऐसे 3 नंबर का आपको सम करना है। कैसे 3 नंबर का, जो 11 के मल्टीपल हो ऐसे 3 नंबर का सम करो आप। ऐसे कोई भी 3 नंबर मतलब 11 के मल्टीपल का, 11 के मल्टीपल हो 3 नंबर, उनका आप लगातार 11 के मल्टीपल का जो सम करोगे वो कितना होना चाहिए, 363 मिल रहा है। ओके, मतलब क्या है, जैसे मान लो 11 का जो मल्टीपल होंगे 11, 22, 33, ये तो होता है मल्टीपल, मतलब मल्टीपल होता है कि उससे कट जाए, यानी कटने वाले 11, 32, 33, 34, 44, ये तो होता है 11 का मल्टीपल। तो बोल रहा है कोई यदि आप लाइन से ले लो, कोई भी लाइन से नंबर लो, आप को लाइव 3 लेना है, कितने 3, 11, 12, 13 ले सकता हूँ मैं, या तो 22, 23, 24 ले सकता हूँ, लाइन से लेना है। मतलब कंस्टिट्यूटिव मतलब होता है लगातार, आपने लगातार कोई भी 3 नंबरों को लिया और उनका सम कराया तो आपको कितना मिलना चाहिए, 363। तो वो नंबर कौन सा होगा, कौन सा मल्टीपल्स होगा, यानी ऐसे कौन से 3 नंबर होंगे जिनको आप प्लस कराओगे, कंस्टिट्यूटिव यानी लगातार के 3 प्लस कराओगे 11 का मल्टीपल तो 366 मिलेगा। ये तो पता चला इनको अपन प्लस कराएंगे तो अलग मिलेगा, पर उसने ऐसे नंबर पूछा है जो 11 का मल्टीपल हो 3, ऐसे 3 नंबर बताओ जिनको आप जोड़ो, बस होने क्या चाहिए 11 के मल्टीपल। ऐसे 3 नंबर बताना है अपन को जो 11 के मल्टीपल हो और उनका सम कितना हो 363। वो नंबर फाइंड आउट करना है कौन से 3 नंबर होंगे जिनको अपन मतलब उनके सम कराएंगे तो 366, 363 मिल जाएगा। वो मल्टीपल्स पूछ रहे हैं कौन कौन से मल्टीपल होंगे। ओके, समझ में आ गया, यानी इसका कंस्टिट्यूटिव का मतलब होता है लगातार, सम मतलब जोड़। जरा देखते हैं तो जो क्वेश्चन अपन को पता क्या नहीं है, वो नंबर ही तो नहीं पता ना कौन, यानी आपको इसमें अननोन क्वांटिटी क्या है ये तो नहीं पता आपको कि वो 3 नंबर यानी 3 मल्टीपल कौन से होंगे जो कि उनको आप जोड़ दोगे तो इतना आ जाएगा, यानी 363 आ जाएगा। जरा देखते हैं, अपन को जो पता नहीं रहता उसको मान लेते हैं। तो मान लेता हूँ लेट द
लेट, अच्छा जो पता क्या नहीं मल्टीपल्स ही तो नहीं पता, लेट द मल्टीपल्स इज एक्स। अपन ने मान लिया कि जो मल्टीपल होगा वो किसी का एक्स होगा, एक्स का कोई मल्टीपल होंगे जो नंबर होंगे एक्स का, मतलब 11 का मल्टीपल है तो वो एक्स, जो मल्टीपल होंगे वो एक्स का होगा। ओके, जो मल्टीपल है वो एक्स का होगा, एक्स क्या होगा, मल्टीपल्स होगा। ऐसे ले सकते हैं अपन लेट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 11, जो x होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। x मतलब कि जितने अपन मल्टीपल होंगे 1 2 3 4, मतलब 11 का मल्टीपल होगा वो x होगा। ओके, तो अच्छा x होगा तो आप एक बार जान दो, देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ मतलब 11 लिखा है, 11 का मल्टीपल अगला नंबर क्या आएगा 22, अगला 23, मतलब 11 प्लस होता जा रहा है। तो भाई एक नंबर x होगा, दूसरा क्या होगा, देखो एक नंबर 11 है, दूसरा उससे क्या 11 प्लस ही तो हो रहा है इसमें, तो अगला क्या मिल रहा है 11 प्लस करने पर, और अगला भी क्या मिल रहा है उसमें भी 11 प्लस हो रहे हैं। तो अपन ऐसे 3 नंबर फाइंड कर, मतलब मान लो एक 33 है तो 44 में देखो 11 ही तो प्लस हो रहा है, तो मतलब मल्टीपल निकालने के लिए कितना प्लस हो रहा है 11 ही तो प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है 11। तो अपन क्या कर सकते हैं, कितना प्लस हो रहा है 11। जैसे देखो यहाँ एक लाइन, देखो यहाँ अपना कोई नंबर 11 है, मल्टीपल है किसका 11 का मल्टीपल है। अब अगला क्या है 22, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 33, ये भी 11 का मल्टीपल है, मतलब 11 से कटता है, ये भी 44 11 का मल्टीपल है। अगला नंबर मैं ले लूँ तो कौन सा होगा 55, ये भी 11 का मल्टीपल है, और 66 ये भी। अब देखो अगला जो मल्टीपल अपन को मिल रहा है 11 का, वो कैसे मिल रहा है 11 को प्लस करने पर, सीधी सी बात है ना। अगला जो मल्टीपल मिल रहा है अपन को 11 का, किसका मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उसको प्लस करने पर। और जैसे ये 22 मिल गया, अब 22 में मैंने 11 को प्लस किया होगा तभी तो मुझे अगला नंबर मिला होगा, अगला 11 का मल्टीपल मिला होगा। फिर से मैं 11 में प्लस कर दूंगा वही नंबर, तो उसका मल्टीपल मुझे मिल जाएगा। मतलब मुझे यदि 11 का मल्टीपल निकालना है, 11 के जितने भी मल्टीपल होंगे उनमें सब में 11 प्लस होता जाएगा, यानी 11 के जितने भी मल्टीपल होंगे कौन से भी 100 देखो 21 होगा तो वो भी 11 प्लस, तो 11 में 11 प्लस करते गए, मतलब कोई भी नंबर होगा उसमें 11 प्लस हो रहा है अगले मल्टीपल निकालने के लिए। यानी कोई मल्टीपल आपको दिया है उसका अगला वाला मल्टीपल कैसे निकल रहा है उसमें 11 प्लस करने पर। ओके ठीक है, अब इससे बात पता चलेगा। तो मैंने क्या किया, x इसका मल्टीपल होगा 11 का, मतलब जो x होगा वो x का 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, x क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा। तो देखो तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट x इज द मल्टीपल ऑफ 11 का x मल्टीपल होगा। ठीक है, क्या होगा 11 का x मल्टीपल होगा। एक तो देखो 11 के x क्या होगा, x होगा मल्टीपल ऑफ 11। तो देखो नेक्स्ट दूसरे मल्टीपल क्या होंगे, तो ऐसे सिंपल से ऐसे ही मान सकते हो। देखो लेट द 3 मल्टीपल्स ऑफ 11 इज, 11 के 3 मल्टीपल्स क्या होंगे, एक हो जाएगा अपना x, क्योंकि एक तो x मतलब अपन को पता है कि 11 का शुरुआत का कौन सा पता, वो तो x मान लिया। उसका जो अगला नंबर क्या मिलेगा x प्लस 11, मतलब उसमें 11 अगला टर्म मिलता है वो x प्लस 7 मिलता है, और अगला क्या मिलेगा x प्लस 22, यानी 11 प्लस हो जाएगा, है ना। ये तो है, एक होगा x और एक प्लस होगा 11, एक होगा x प्लस 22। क्यों, जैसे मान लो कि 11 दिया है, उसका अगला नंबर 22 कितना मिला है 11 प्लस करने पर, तो x मतलब कोई भी नंबर होगा उसमें 11 प्लस करेंगे, क्योंकि उसने लगातार बोला है ना। लगातार मतलब आपको यदि 33 लिया तो 44 55 लेना पड़ेगा। लगातार मतलब 33 लिया आपने तो 44 ले लो, 55 ले लो, लगातार लेने। तो देखो अगला नंबर 11 प्लस करने पर आ रहा है और उससे अगला 11 और प्लस करने से आ रहा है, ये तो हो रहा है। तो देखो तो इसमें भी 11 प्लस करेंगे तो ये 11 में इस नंबर में अपन 11 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 22, क्योंकि ऐसा ही तो है x प्लस 11, फिर इसमें अभी अगला नंबर कैसा आएगा 11 प्लस करनी है तो x प्लस 22, समझ में आ रहा है। तो ये तो 3 नंबर अपन कौन से मान लिए x और x प्लस 11 और x प्लस 22। ओके 3। तो देखो उसने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने, देखो उन तीनों नंबरों को जोड़ने पर कितना मिल रहा है 366। तो देखो ऐड करो तो x प्लस और x प्लस 11, क्योंकि 3 नंबर है तो 1 2 यानी वो नंबर को प्लस करना है। कितना मिल रहा है x प्लस 22 363 मिल रहा है। चलो देखो x और x कितने हो गए 3x, आपको पता होगा मतलब लड़की लड़की कितनी होगी 3x और 11 ये होगा 33, ये हो जाएगा 363। देखो ये बिना लड़का है उधर जाएगा, मतलब बिना जो कॉन्स्टेंट नंबर है उधर जाना, सिंपल सा है। x इक्वल टू 363 माइनस का 33, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस करो 0 3 3 330। x की वैल्यू निकालूंगा तो 3 डिवाइड मल्टीप्लाई में ये जाएगा तो डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में 3 तो पहुंच जाएगा इसमें डिवाइड में 3 बन जा 3 3 बन जा 3, कितना आया x बराबर 110, x की वैल्यू निकली 110। तो जो नंबर होगा शुरुआत का कौन सा आ गया x, तो अगला क्या आएगा उसमें 11 प्लस हो जाएंगे। तो जो एक तो आ गया अपना फर्स्ट नंबर आ जाएगा अपना, फर्स्ट नंबर हो जाएगा अपना एक हो जाएगा x मतलब कितना निकला 110। और सेकंड नंबर क्या निकाला अपन ने, क्योंकि 3 माने हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट निकाल लिया। सेकंड क्या x प्लस 11 यानी x की वैल्यू कितनी निकली 110 प्लस 11 कितना हो जाएगा 121। तो थर्ड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर वो क्या हो जाएगा x प्लस 22, x कितना है 110 प्लस 22 कितना हो जाएगा 231। ठीक है, तो वो 3 नंबर कौन कौन से आ जाएंगे 10 आ जाएगा 110 और 121 132। कह सकते हैं द मल्टीपल ऑफ 11 इज, देखो क्या लिखेंगे द मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 110 and 121 and 132 is the sum is कितना हो रहा है 363। ओके, कितना हो रहा है 363। ओके, ये आंसर हो गया। ठीक है, आंसर क्या होगा ये तीनों आंसर। ठीक, ओके, ये अपन नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लें। ये क्वेश्चन अपना फाइंड हो गया, यानी कोई भी नंबर होगा अपन ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल है द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5, वाट आर द टू नंबर्स। यानी कि दो नंबर का अपन डिफरेंस, यानी दो नंबर होल नंबर का डिफरेंस निकालें तो हमको 66 मिलेगा। और उन दोनों नंबरों का रेशियो दिया है, रेशियो मतलब वो किस अनुपात में दिए, यानी किस रेशियो में दिए 2:5 दिया है। तो बताओ वो दो नंबर कौन से होंगे। जरा देखो द डिफरेंस बिटवीन मतलब कि वो डिफरेंस मतलब आपको उनके बीच में अंतर निकालना, अंतर मतलब होता है माइनस करना, क्या माइनस करना। तो द डिफरेंस बिटवीन यानी उन दोनों नंबरों के बीच में माइनस कराने पर आपको 66 मिल जाएगा। और उन दोनों नंबरों को रेशियो दिया है 2:5, तो वो नंबर बताइए। जैसे आपसे मैं बोलूँ, समझ ना इस बात को, जैसे मैंने बोला कि 5, मान लो कोई नंबर होंगे, अब इनमें आपको अननोन क्वांटिटी कौन सी है, इसमें आपको पता क्या नहीं है, वो नंबर ही तो नहीं पता वो कौन कौन से नंबर होंगे, उनको माइनस कराने पे 66 आएगा। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले जो चीज़ पता नहीं उसे मान लेता हूँ। तो लेट द कॉमन रेशियो ऑफ द नंबर एज, दोनों के नंबर के बीच में कॉमन रेशियो होगा, उसको मैंने x मान लिया। ओके, क्या मान लिया x। एंड फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, 1 होल नंबर क्या हो जाएगा अपना 1 होल नंबर का रेशियो दिया है 2, तो 1 होल नंबर हो जाएगा 2 × x बराबर 2x। ओके, और सेकंड जो होल नंबर हो जाएगा अपना, सेकंड होल नंबर्स हो जाएगा अपना, सेकंड होल नंबर्स क्या हो जाएगा 5 × x = 5x, क्योंकि दोनों में x तो कॉमन है, कॉमन मतलब x दोनों में ही आएगा, सीधी सी बात है। उसने ये तो बोला कि दोनों नंबरों में कॉमन रेशियो, कॉमन मतलब दोनों में जो रेशियो कॉमन होगा, तो कॉमन क्या है x ही तो कॉमन है। ओके, अब उसने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उन दोनों नंबर को अपन डिफरेंस करेंगे तो कितना आना चाहिए अपना 66 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, उन नंबर का डिफरेंस करो तो 5x माइनस का 2x = 66, ये तो बोला है कि उन दोनों नंबर का आप डिफरेंस कराओगे तो 66 मिल रहा है। तो मिल रहा है, ज़रा देखो अब चाहिए 5x में से
3x जाएंगे 2x जाएंगे तो 3x इक्वल टू 66 और x ये 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। ओके 3 से काटेंगे 3 2 या 6 3 2 या 6 x की वैल्यू निकली 22। ठीक है तो 1 नंबर क्या निकल जाएगा अपना, ज़रा देखो 1 नंबर निकलेगा 1 होल नंबर। जैसे x की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा तो मेरे को नंबर मिल जाएंगे 1 होल नंबर एज क्या हो जाएगा 2x दिया है तो 2 मल्टीप्लाई x कितना दिया है 22 हो जाएगा 44। ओके अब सेकंड जो नंबर है वो क्या दिया है, सेकंड होल नंबर अपन ने क्या माना, हम लोगों ने क्या माना था, अपन सब ने अपने क्या माना था, एज 5x माना था। तो 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू रख दो 22 110। देखो फर्स्ट नंबर निकला अपना 44, सेकंड नंबर निकला 110। जरा इनका देखो उसने बोले डिफरेंस कराने पर 166। ये बात सही पता तो कर ले, सही बोल रहा है कि नहीं पगुआ है, और गलत थोड़ी ना होगा क्या करते जाओ गलत, ये निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा, मैंने बोल दिया ये आंसर है, कैसे पता चल रहा है, देखो करके देख लो। 110 में से 44 को माइनस करेंगे 6 तो 66 निकल रहा है। तो ये तो बोला था उन दोनों नंबरों का डिफरेंस निकालोगे आप तो कितना मिलेगा 66 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो आप नंबर भी मिल गया। और इन नंबर का रेशियो निकालो जरा, देखो 44 का रेशियो निकालो जरा 110 का, देखो 11 4 जा 44 और 11 10 जा 110 और 2 2 या 4 और 5, देखो 2:5 निकल रहा काटने पर, ये तो हो रहा है, समझ में आ गया। तो वो नंबर भी मिल गए अपन को और वो नंबर भी पता चल रहा है साइंस। ठीक है तो देखो दोबारा समझ लो, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लेट द कॉमन रेशियो, अपन ने दोनों रेशियो की जो नंबरों की जो रेशियो कॉमन चीज़ होगी वो हमने x मान ली, तो भाई कॉमन है तो वो कॉमन तो दोनों के साथ आएगी, ये 2x हो जाएगा, सेकंड नंबर 5x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर का डिफरेंस कराने पर 66 मिलना चाहिए, मैंने डिफरेंस करा दिया, x की वैल्यू निकली 22 और फर्स्ट नंबर की एक वैल्यू रख दी मैंने, x की वैल्यू इसमें रख दी तो फर्स्ट और सेकंड नंबर आ गया। ओके ठीक है अगला जो एग्जांपल नंबर 11 क्या दिया है, देवांशी हैज अ टोटल ऑफ 519 एज करेंसी नोट्स, मतलब देवांशी के पास 590 यानी 519 रुपीज मतलब करेंसी है, करेंसी मतलब नोट्स हैं, मतलब आपके पास दो प्रकार के पैसे हो सकते हैं ना, एक तो नोट हो सकते हैं है ना, नोट्स हो या सिक्के हो, तो उसके पास 590 रुपीज़ है वो करेंसी है, करेंसी मतलब नोट्स के रूप में है और उसमें 50 मतलब 50 के नोट्स हैं और 20 के नोट्स हैं और 100 के नोट 10 के नोट्स हैं, यानी 50 के नोट्स हैं 20 के नोट्स हैं और 10 के नोट्स हैं। कैसे है 50 के 20 के और 10 के नोट्स हैं, कितने के 50 20 और 10 के नोट्स। ठीक है तो देवांशी के पास क्या है जरा देखो, तो देवांशी के पास क्या है, देवांशी के पास 500 टोटल कितने 519 रुपीज़ है, कितने हैं 519 रुपीज़ है, 590 रुपीज़ है, 590 रुपये, जिसमें कि 50 के नोट है 10 के नोट है 20 के, क्योंकि वो 590 के रुपये कैसे करेंसी के रूप में, यानी करेंसी के फॉर्म में, मतलब वो करेंसी ही है, करेंसी मतलब पैसे नोट है, इसमें 50 के नोट है 20 के नोट है 10 के नोट है। और द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ 50 और 20 और 50 के नोट्स का रेशियो दिया है आपको 3:5। ठीक है मतलब जो 50 और 20 रेशियो जो नोट्स हैं वो इतने रेशियो के हैं, तो बताओ टोटल जो नोट्स है उसका 25 है, मतलब जैसे आप समझ लो कि आपके पास 590 रुपये टोटल कितने हैं 590 रुपीज़ हैं और उसमें 50 के नोट्स हैं और 20 के और 10 के ऐसे नोट्स हैं, और उसमें से 20 और 50 के नोट्स का जो रेशियो दिया है वो दिया है 3:5 और टोटल जो आपके पास नोट कितने हैं 25, कितने हैं 25। आपसे मैं ये बोलूँ कि आपके पास टोटल 25 नोट्स हैं, 25 नोट हैं, कितने 25, उसमें आप ये बताओ 25 नोट्स में और 25 नोट्स में कितने रुपए हो रहे हैं 590, तो ये बताओ मुझे 50 के नोट कितने होंगे, 10 के नोट कितने होंगे और 20 के नोट कितने होंगे, तो आप बता सकते हो। तो वो अपन ये तो नहीं पता अपन को कि 590 रुपये तो हैं, पर ये नहीं पता 50 के कितने हैं 20 के कितने 10 के कितने, ये फाइंड आउट करना है अपन को कि 10 रुपीज़ के नोट कितने हैं 20 के कितने हैं और 50 के कितने हैं, बस ये फाइंड आउट करना है, बस ये पूछ रहा है। ठीक है तो ज़रा देखो सबसे पहले सॉल्व डालता हूँ मैं, तो देखो क्या करना है आपको, देखो तो मैं इनमें इन दोनों जो रेशियो कॉमन क्या मान लूँ x मान लूँ दोनों नोटों में, तो लेट द कॉमन रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स में मैं रेशियो मान लूँ x, ठीक है एज x मान लिया मैंने, एज x, ओके x मान लिया, तो नंबर्स ऑफ यानी 50 रुपीज़ 15 रुपीज़ के नोट्स कितने हो जाएंगे अपने, क्योंकि रेशियो दिया है 15 कितने दिया है 3 नोट्स कितने हो जाएंगे
तो 3 हो जाएगा, मतलब 3x हो जाएगा, क्योंकि 3 के मल्टीप्लाई आपने पीछे भी किया था कॉइन वाला क्वेश्चन, जैसे पहले कॉइन वाला किया था, एग्जाम्पल होगा कोई एग्जाम्पल, यानी उस एग्जाम्पल किया था पीछे, उसमें अपन ने कॉइन वाला किया था कि 2 रुपीज़ के जो 2 रुपीज़ के कॉइन है वो 5 रुपीज़ से 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो ऐसे ही जो 5 रुपीज़ 50 रुपीज़ का नोट है वो कितने हो जाएंगे 3x, उसका भी रेशियो दिया था, इसका भी रेशियो, उसमें रेशियो नहीं दिया था, इसमें रेशियो दिया, ठीक है। और नंबर ऑफ रुपए 20 के नोट्स कितने हो जाएंगे, 20 नोट्स कितने हो जाएंगे, तो उसका भी रेशियो दिया है, तो ये आएगा 5x, ओके 5x। और ये तो पता है इतने, मतलब ये जो सिर्फ 25 में से इतने रेशियो इसका होगा, नोट का इतना रेशियो इतना होगा, मतलब 25 में से 3 रेशियो का हिस्सा निकालूंगा तो इतने हो जाएगा, 5 का इतना हो जाएगा। तो टोटल नोट कितने हैं अपने पास, टोटल नोट्स कितने हैं 25, देखो 25 नोट है, 25 नोट्स। अब देखो 25 में से 15 के और 20 के बाहर कर दूँ मैं, तो किसके नोट बचेंगे, 10 के तो बचेंगे। मतलब आपके पास ये बताओ, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे समझ लेते हो, आपके पास टोटल एक थैली में है बनाना, ओके बनाना मान लो, और ऑरेंज मान लो, संतरे मान लो, और एप्पल, ओके। और मैं बोल रहा हूँ टोटल मैंने गिन के बता दिया 35, ओके कितने 35। तो मैं बोल रहा हूँ बनाना केला मुझे पता चल गया कितने हैं 20, बनाना केला कितने मिलके कितने बना रहे 20। तो बाकी के जो बचेंगे 35 में से 20 कम कर देंगे, यानी 15 बचेंगे, वो एप्पल ही तो होंगे। ऐसा ही तो यहाँ है, टोटल नोट कितने 25 है, उसमें से 50 के नोट्स और 20 के नोट्स तो अपन को पता है इतने हैं, बाकी के इसमें से मैं इनके नोटों को माइनस कर दूंगा तो ये 10 रुपीज़ के बनेंगे। तो नंबर ऑफ 10 रुपीज़, नंबर ऑफ रुपए 10 नोट्स, नोट 10 रुपए के नोट्स कितने हो जाएंगे जरा देखो, तो हो जाएंगे देखो टोटल में से मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ, प्लस करके इन दोनों का सम करके, तो 5x प्लस 3x कितने हो जाएंगे 25 माइनस का 8x, ओके कितने हो गए 25 माइनस 8x, ये किसके हो जाएंगे नंबर ऑफ नोट्स के, ठीक है। अब मैंने आपको पिछले वाला जो कॉइन वाला क्वेश्चन बताया था, जैसे मैंने बोला था 2 रुपये के कॉइन कितने हैं x, यानी 5x हो गया था, ठीक है। तो फिर अपन उसमें 2x हो रहा था 2, तो उसमें अपन 2 का मल्टीप्लाई भी और कर रहे थे, क्योंकि 2 रुपये का नोट्स में 2 का, 5 रुपये नोट्स में 5 का किया था। ऐसे ही यहाँ भी नोट्सों में करना पड़ेगा, क्योंकि करेंसी में जाना है अपन को, पैसों में, ये तो नोट्स बताए ना, पैसे भी तो बताना पड़ेगा कितने पैसे हो जाएंगे। तो ज़रा देखो, तो फ्रॉम 50 रुपीज़ नोट्स कितने हो जाएंगे, 50 रुपये से नोट से कितने पैसे प्राप्त होंगे, तो देखो तो 3x मल्टीप्लाई 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे 110 रुपये, ठीक है 110 रुपये इसके हो जाएंगे। और 20 रुपये फ्रॉम रुपये 20 नोट से कितने मिल जाएंगे, 20 रुपये के नोट से कितने रुपये मिल सकते हैं अपन को, 5 दिया है, तो 5 मल्टीप्लाई 5x कितने हो जाएंगे 200, 5x दिया है तो सॉरी 20 का मल्टीप्लाई होगा ना, 20 का, 20 नोट्स हैं ऐसा समझ सकते हो। मैंने देखो ऊपर यदि 50 का नोट है तो 50 का मल्टीप्लाई कराया, और 20 का नोट्स है तो 20 का मल्टीप्लाई कराया, कितने हो जाएंगे ज़रा 100x हो जाएंगे, ओके। अब देखो 10 कितने हो जाएंगे, फ्रॉम 10 रुपये से अपन कितने रुपये मिलेंगे, 10 रुपये के नोट से कितने रुपये मिलेंगे, कितने मिलेंगे, देखो 10 के कितने थे अपने 25 माइनस 20x, ये तो थे नंबर ऑफ 10 रुपीज़, यानी 10 नंबर 10 के जो नोट थे वो कितने थे, इतने ही तो थे, उसमें अपन 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 का है तो 10 का हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा 250, और इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 18x, ये आ गए इसके रुपए, इतने मिलेंगे इससे रुपए, ओके इससे रुपए इतने मिलेंगे और इससे रुपए इतने मिलेंगे, ओके। तो अब देखो उसने बोला है तीनों को सम कितना दिया है, यानी तीनों को मैंने नोट कितने दे रहे हैं, तीनों का सम कितना दिया है 590 रुपीज़ है तीनों को जोड़ने पर, ठीक है। तो मैं 300 तीनों को सम करा देता हूँ, क्या करा देता हूँ, तीनों को ऐड करा देता हूँ, ठीक है। तो ज़रा देखो अब यहाँ लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो तीनों को नोटों को प्लस कराऊँ तो तीनों कितना दिया है, देखो तो देखो कितना दिया है, इधर कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो तो 25 माइनस 8x ये प्लस हो जाएगा 10 रुपये के नोट्स, और ये हो जाएगा सॉरी रुको 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 ये वाला होगा ना पूरा ये रुपये, तो हो जाएगा 250 माइनस का 80x प्लस का 100x प्लस का 100
एक्स 115x बराबर कितना दिया 590 रुपीज़ मिलना है टोटल। ये तो मिलना है टोटल रुपीज़, ठीक है, कितने मिलना है। अब जरा देखो इसको, ठीक है, इसके आगे देखो क्या है, तो ये हो जाएगा देखो 100x और 150 हो जाएगा 250, 250 में से 80 चले जाएंगे, कितने हो जाएंगे 250x माइनस का 80x और इक्वल टू 519। और जरा ये ऐड करके देखो, ये उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 250 माइनस के 250, ओके। तो देखो माइनस करके देखो इसमें कितने बचेंगे 0 और 7 170x इक्वल टू माइनस करो 0 और 5 9 में से 4 गए और 3 इतने आ जाएंगे। और x की वैल्यू निकालूंगा 314, ये मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू निकली 7 2 जा 14, तो कितनी निकली 2, x की वैल्यू निकली 2। अब अपन को x की वैल्यू निकली, अपन को नंबर ऑफ ये पता करना है 50 के नोट्स कितने हैं, तो 15 के ये रहे, तो यहाँ पता चल जाएगा नंबर्स ऑफ रुपए 15 नोट्स, 15 के नोट्स कितने थे अपने पता चल जाएगा। देखो 3x इक्वल टू 3x था, तो x की वैल्यू रखूँगा तो कितने हो जाएंगे 6, यानी 6 नोट तो 50-50 के होंगे उसमें, ठीक है। और नंबर ऑफ रुपए 20 के नोट्स कितने हो जाएंगे जरा देखो, कितने थे 20 के 5x, तो 5x मतलब 5 मल्टीप्लाई x मतलब 2 निकला है, तो हो जाएगा 10 नोट कितने, यानी 20-20 के नोट कितने निकलेंगे 10 और 50-50 के नोट निकलेंगे 6। अब नंबर्स ऑफ रुपये 10 के नोट्स कितने हो जाएंगे, तो 10 के नोट्स अपन ने क्या माना था 25 माइनस के 8x, ये तो माना था 25 माइनस 8x। तो देखो 25 x की वैल्यू पुट करूँगा 2, तो 25 माइनस 16 कितना निकल रहा है 9, तो 9 नोट किसके हो जाएंगे 10 रुपीज़ के। देखो जोड़ो 10 और 16, 16 और 9 25, तो टोटल नोट कितने हो रहे हैं अपने 25, ये तो पता चलेगा 25 नोट है, तो इसमें पता चल गया 50-50 के नोट 6 हो जाएंगे, यानी दो इसके पास जो रुपए है करेंसी 519 में, उसके बाद 50-50 के नोट 6 नोट होंगे और 20-20 के 10 होंगे और 10 के नोट 9, ओके, ठीक है। इसके बाद यानी अपन ने जो एग्जाम्पल है उसको अपन ने सम एप्लीकेशन के जो एग्जाम्पल्स थे सारे, यानी इन्हीं कंडीशन ऑफ एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं को अपन ने अच्छी तरीके से फिनिश कर लिया है। इसके बाद अपन जो इसकी एक्सरसाइज है उसको टैकल करेंगे, उसका नाम जो अगली एक्सरसाइज है 2.2 NCERT बुक 8 क्लास जो अपन पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, उसकी जो अगली एक्सरसाइज होगी वो 2.2 अपन उसको सॉल्व करेंगे। अपन ने इसके एग्जाम्पल सभी फिनिश कर लिए अच्छी तरीके से, तो आपको ये अच्छे समझ में तो आ गए ना क्वेश्चन। देखो सारे इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन 4-5 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो एज वाला क्वेश्चन होगा, एक नंबर ऑफ रुपीज़ या कॉइन्स या नोट्स वाला होगा, ठीक है, और एक होगा वो नंबर इतना मल्टीप्लाई करना है इतना, और एक एजेस वाला, यानी 4 टाइप के क्वेश्चन बनना है, एज वाले, एजेस वाले और नंबर रुपीज़ वाले या कॉइन वाले, और वो नंबर्स में मल्टीप्लाई ग्रेशन नंबर इतने होगा इतना नंबर हो जाता है, कंस्टिट्यूटिव नंबर वाले नंबर्स वाले से हैं, और एक आध और बन जाएगा उस पर, यानी कि एज प्रॉब्लम पे सभी क्वेश्चन, ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिए। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन अपन टैकल करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको सभी को ऐसे टैकल करना है ना, ओके। तो इसके बाद अगली जो वीडियो होगी यानी अगले लेक्चर में अपने एक्सरसाइज को टैकल करेंगे, यानी उसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया हो तो अच्छा, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या करना कमेंट्स करके मुझे बता देना, मैं आपकी समस्या का सॉल्यूशन ज़रूर निकाल दूंगा, ओके। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जिसका नाम है गुरु अकेडमी यूनिक, ठीक है, गुरु अकेडमी यूनिक। इसको चैनल को बेल आइकन को दबा लें, जिससे अगली जो एक्सरसाइज की वीडियो आएगी वो आपको हाल ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आसानी से उसको मिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करते और पढ़ते रहें, और ठीक है, और नोट्स प्रॉपर बनाते रहें जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ओके, थैंक यू।